इससे पहले क्लास में हम लोगों ने एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बारे में बात की थी, याद है? क्या कोई सैटेलाइट जो कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है उसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट होती है? नहीं, दोनों होती हैं। कौन कौन सी दोनों? काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी ओ का स्क्वायर, हाफ एम वी ओ का स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। बस अगर तुम्हें वी ओ का फॉर्मूला आता है तो फिर वो वाला फॉर्मूला चाहे याद भी ना रहे तब भी बन जाएगा। भाई अगर हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता हो तो हम काइनेटिक एनर्जी वैसे ही निकाल लेंगे, हाफ एम वी ओ का स्क्वायर। और वी ओ मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, याद आ रहा है? स्मॉल एच मतलब हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर है बात? समझ में आ रही ना? बहुत अच्छे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने कहा फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाली और हमने कहा दोनों एनर्जी मौजूद हैं, फिर दोनों का सम किया तो क्या मिल गया हमें? टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। यहां तक कोई समस्या है? नहीं बच्चों, बात नहीं, बस अब थोड़ा शांत हो जाओ, है ना? टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट मिल गई। उसके बाद मैंने आपको चलते चलते एक टर्म बताया था, चलते चलते क्या? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। पर उसको ना तो लिखवाया था ना उस पर बहुत ज्यादा चर्चा की थी, ठीक है ना? पर कोई बात नहीं, उसको आप समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब समझिए। बाइंडिंग एनर्जी को हिंदी में कहते हैं बंधन ऊर्जा। बाइंडिंग एनर्जी मतलब बंधन ऊर्जा। तो मैं क्यों हिंदी में बताने लगा इसका मीनिंग अचानक? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हिंदी में हमें समझ में तुरंत आ जाती हैं। बंधन ऊर्जा का मतलब एक ऐसी एनर्जी जो किसी चीज को बाइंड रखती है, यानी किसी चीज के साथ अगर कोई चीज बाइंड है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसका वो बंधन तोड़ने के लिए। आई बात समझ में? यानी कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी बाइंडिंग एनर्जी रखता है, अगर ये पता करना है। जैसे सपोज कर लीजिए कि व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ निखिल विद रेस्पेक्ट टू इंतजार अली, यानी अगर मेरे रेस्पेक्ट में निखिल की बाइंडिंग एनर्जी पता करने की कोशिश की जाए तो आपको पता यह लगाना होगा कि कितना वर्क करना पड़ेगा निखिल को क्या करने के लिए? जहां बैठा है वहां से मुझसे दूर करने के लिए। सही कह रहा है लड़का, ये वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। इनफाइनाइट भेजना ज्यादा बेहतर नहीं है, कारण क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब तो हो गया कि वो हम रीच कर नहीं सकते। जनरली मतलब उतना दूर मान लो जहां से मेरा और उसका कांटेक्ट ना हो, खत्म हो जाए, ठीक है ना? जिस जगह पहुंचकर मेरा और उसका कांटेक्ट होना बंद हो जाए, इस काम को कराने के लिए आपको जितना एफर्ट डालना पड़ेगा समझ लीजिए उतनी ही इस समय उसके पास बाइंडिंग एनर्जी है। समझ में आ रही बात ना? बाइंडिंग एनर्जी मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द बॉडी फ्रॉम एट द पॉइंट वेयर इट इज सिचुएटेड। जहां भी वो सिचुएटेड है वहां से उसको क्या करने के लिए? एस्केप कराने के लिए, या क्या तो वहां से उसको अर्थ के सरफेस के या अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर भेजने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस पॉइंट पर वो उसकी क्या कहलाएगी? बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। और सर अगर अर्थ के सरफेस पर नहीं है वो बॉडी तो जाहिर है और मूव भी कर रही है तो इसका मतलब है कि अर्थ के सरफेस से ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी उसके पास और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। दोनों का सम मिलाकर ही हमारी क्या बनती है? टोटल एनर्जी। और वो जो टोटल एनर्जी है ना वो हमारे पास नेगेटिव में आई थी लास्ट में। टोटल एनर्जी पॉजिटिव थी कि नेगेटिव? तो टोटल एनर्जी का नेगेटिव होना मतलब ये है कि समझ लीजिए ये एनर्जी इस समय ये एक्वायर करके रखा हुआ है माइनस में, लेकिन अगर आप इसको इतनी ही एनर्जी प्लस में दे दें तो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा मामला। यानी वही एनर्जी जितनी की इस समय इसके पास है, ये जो नेगेटिव एनर्जी है यही बताती है कि बाइंड कर रखा है अर्थ ने इसको अपनी ओर। समझ में आ रही बात ना? जितना अर्थ के करीब आता जाता है ऑब्जेक्ट, एनर्जी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होती जाती है। पता है ना ये बात? मैंने बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मोर नेगेटिव एज एच डिक्रीजेस, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द इंफिनिटी टू दैट बॉडी इंक्रीजेस। इंफिनिटी से जब उसको करीब ला रहे थे तो जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रही थी? नेगेटिव, बिकम्स मोर नेगेटिव। क्लियर है ना? और जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स लेस नेगेटिव। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी? पक्का? बहुत अच्छे। तो कुल मिला जुलाकर किसी बॉडी के पास टोटल एनर्जी जितनी मौजूद होती है किसी भी जगह पर उसके बराबर एनर्जी ही बाइंडिंग एनर्जी होती है। बस फर्क इतना है केवल जितनी एनर्जी टोटल में है वो माइनस में है, उसका जस्ट अपोजिट यानी कि उतनी एनर्जी आपने उसको प्लस में दे दी। क्लियर है ना? तो थोड़ा सा एक बार लिख भी लो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। क्या ही करना, थोड़ा लिख भी लो। एक डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है 2 लाइन की। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ये केवल सैटेलाइट के लिए नहीं होती, मैंने आपको जैसे अभी मैंने निखिल का एग्जांपल दिया कि निखिल के लिए निखिल मेरे साथ कितना बाइंडिंग एनर्जी रखता है, वो भी है, लेकिन वो जाहिर है कि बहुत कम एनर्जी है, बिकॉज मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड ही इतनी कम है कि वो महसूस नहीं हो रही है। क्लियर ना? पर वो मैंने आपको किस अंदाज में बता दिया कि आप ऐसे ही मान लो कि मेरे और उसके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन बाय एनी हाउ, ठीक है ना, एक एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ही मान लो कि आप मेरे और उसके बीच का अट्रैक्शन है, और वो जो अट्रैक्शन है वही अट्रैक्शन इसको बाइंड करके रखा हुआ है मुझसे, समझिए ना। और अगर कोई चाहता है कि मेरा उसका बंधन टूट जाए तो मेरे उसके बंधन को तोड़ने के लिए उसको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी से वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। तो क्या लिखा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, ये हेडिंग डाला, और फिर क्या लिखवाया? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड the amount of energy required in order to free the satellite, in order to free, amount of energy required in order to free the satellite, to free the satellite। क्या मतलब इस बात का? सैटेलाइट को फ्री करने के लिए, अभी तो सैटेलाइट फ्री नहीं है ना, अभी तो अर्थ से बंधा हुआ है। जो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, हमारी अर्थ फ्री नहीं है। फ्री हो जाती तो हम कहते फ्रीली फॉलिंग बॉडी बन जाती, तब वो समझ गया ना। अगर हमारी अर्थ फ्री हो जाए ना, फ्री हो जाए बिल्कुल, तो फ्री छोड़ दें, जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में फ्रीली फॉलिंग बॉडी तो अर्थ के सरफेस पर जाके गिर जाती है। समझ में आ रही बात ना? तो उसी तरह से भी फ्री नहीं है, ये सैटेलाइट बंधा है। किससे? प्लेनेट से, अर्थ से। हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ से, ठीक है ना। हर वो सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है वो अर्थ के साथ बंधन रखता है। कौन सा बंधन सर? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ही उसको बांध के रखे हुए अपने आप में। अगर कोई तुमसे पूछे कि किसी भी सैटेलाइट के पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्यों? ग्रेविटेशनल पुल के कारण। समझ में आ रही बात ना? ग्रेविटेशनल पुल के कारण सब कुछ इजी है, सब कुछ मतलब लास्ट क्लास है, आप मैं मान के चलिए कि आज हम इसको आज लास्ट क्लास बना दें, ठीक है ना। इसमें काफी कुछ हम लोगों को समझ में आ गया। मैंने एक एक टॉपिक को जो नहीं भी बताए जाते थे वो टॉपिक भी इसमें मैंने जानबूझ करके कवर किए हैं, क्योंकि इसमें 1% भी क्यूरियोसिटी, मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी वाला चैप्टर है, और आपके मन में कोई कंफ्यूजन जैसी चीज ना रह जाए। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही ज्यादा दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। कंफ्यूजन क्रिएट होना बुरी बात नहीं होती है, कंफ्यूजन का सॉल्यूशन ना मिलना बुरी बात होती है। समझ में आ रही बात ना? कंफ्यूजन नहीं आए, अगर लोग कंफ्यूज ना हो तो फिर ढूंढेंगे कैसे आंसर, सॉल्यूशन क्यों ढूंढेंगे? जब आपकी जिंदगी में किसी तरह की कोई उलझन ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो फिर आप किसी चीज की तलाश में निकलेंगे ही क्यों? समझ पा रहे हो ना? तलाश जब जारी होती है जब हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रही बात ना? अगर आपको मान लीजिए किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तब तो उसकी तलाश में आप इधर से उधर भागोगे, दौड़ोगे। और अगर आपको सब कुछ अपनी समझ में खुद ही आता चला जा रहा है, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना। आपने सुना भी होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं सेल्फ स्टडी करके भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। इसका मतलब है उनको सब कुछ खुद ही समझ में आता चला जा रहा है। ऊपर वाले ने इतना माइंड दे दिया है, गॉड गिफ्टेड है, इतना अच्छा माइंड है, इतना उनका, या फिर माइंड कह लो, हालांकि माइंड सबके पास ठीक ठाक होता है। मतलब जो आप लोगों की सिचुएशन, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबके पास भी माइंड है, बस सिर्फ उसको अप्लाई करने का फर्क होता है। तो कुछ बच्चे जैसे कहते हैं ना, कोई बच्चे, बहुत से बच्चों की तारीफ सुनने को मिलती है कि वो कोई कोचिंग भी नहीं पढ़ता, ट्यूशन भी नहीं पढ़ता, ठीक है ना, फिर भी सबसे बेस्ट है, टॉपर है। कई बार ऐसा सुनने को मिल जाता है, भैया वो कहीं कोचिंग भी नहीं आता फिर भी टॉपर हमारी क्लास का। तो हमारी क्लास का टॉपर क्यों है? क्योंकि इसका सीधा मतलब निकल के आता है, वो कहीं ना कहीं उसने अपने माइंड को फोकस कर रखा है और वो अपने काम से बहुत ज्यादा लगाव रखता है। अगर वो पढ़ाई से लगाव रखता है, किसी की भी लिए बात है ये, किसी के लिए भी, आपने अपनी जिंदगी में ऐसे एग्जांपल जरूर देखे, खुद भी देखे होंगे आपने, कि आपने देखा होगा यार ये तो स्टूडेंट कल तक वीक हुआ करता था, ये आज बेस्ट हो गया, ठीक है ना, ये बेस्ट स्टूडेंट कैसे बन गया। फिर उसके बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, पता लगा उसके बारे में कि हाँ वाकई में कुछ इसने अलग किया या कुछ वैसे चमत्कार हुआ है। चमत्कार कभी नहीं होता, ऐसे चमत्कार नहीं होता, बैठे बिठाए चमत्कार नहीं होता। जैसे बैठे बिठाए अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर जो है वो जीरो नहीं हो जाती, कि हमने कहा किसी भी दिन अर्थ जो है वो अचानक से जीरो कर देती है ग्रेविटेशनल पुल को, समझे ना, अपने आप से कभी नहीं होता। नेचुरल फिनोमेना है, अर्थ क्या करेगी, हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। समझ में आ रही बात ना? कोई भी बॉडी अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने आप से मूव नहीं कर जाती, खुद से रखी रखी बॉडी ऊपर की ओर मूव नहीं कर जाती, जब तक कोई एफर्ट ना लगाया जाए। बात समझ में आ रही ना? जब तक कोई एफर्ट ना लगाया जाए तब तक बॉडी अपने आप मूव नहीं कर सकती अगेंस्ट द ग्रेविटी। जैसे ये किताब यहां रखी है तो ये अपने आप अगेंस्ट द ग्रेविटी उठ नहीं सकती, कोई ना कोई तो तरीका आपको बनाना पड़ेगा जिससे कि यहां से ऊपर मूव कर जाए। कुछ बात समझ में आ रही ना?
बहुत अच्छे, यही सब दिमाग लगाना है बस थोड़ा सा, ठीक है ना, दिमाग लगा के पढ़ लो तो काम बन जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू फ्री द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। सिंपल, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, बहुत अच्छे। तो लिखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फ्री द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना, फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड and the numerical value of binding energy is the negative times of total energy of the satellite, and the numerical value of the binding energy of the satellite is negative of the total energy of the satellite, is negative of the total energy of the satellite in its orbit, हो गया। when negative of the total energy of the satellite in its orbit, क्लियर। तो मतलब कुल मिला जुलाकर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई, समझ गए। अब माइनस ई का मतलब क्या हो जाएगा, बता दो मुझे जरा, वैल्यू कितनी आई थी कल माइनस ई की, ये माइनस ई से मेरा मतलब मैंने इसको टोटल एनर्जी को ई ले लिया, काइनेटिक एनर्जी को के लिया था, पोटेंशियल एनर्जी को यू लिया था, टोटल एनर्जी को मान लो ई, एनर्जी मतलब, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो कितना आया था ये, माइनस का जी एम एम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस एच, शायद ये आया था, ठीक है ना। अब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करा दो तो यह आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, एकदम सिंपल, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी खत्म, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट की यूनिट क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट की यूनिट, इसमें कहां सन्नाटा है भाई, अरे इस पर क्यों सन्नाटा है, तो जूल में होगी ना, उसमें क्या सोचना है, इस बात पे भी सन्नाटा है। बोलो ना सर, जूल एनर्जी की यूनिट तो जूल ही होती है, काहे के लिए टेंशन ले रहे हो, एनर्जी की यूनिट जूल। तो कैसी भी एनर्जी हो, दुनिया की कोई भी टाइप की एनर्जी हो, हर एक टाइप की एनर्जी की यूनिट जूल ही होती है, ठीक है ना। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, क्लियर है। अनदर यूनिट्स हो सकती हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। जैसे अनदर यूनिट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, समझ में आ रही बात ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल में बताया जा सकता है। एनर्जी की अनदर यूनिट कैलोरी भी होती है, एनर्जी की अनदर यूनिट अर्ग भी होती है। तो लेकिन ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, ठीक है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लेन हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बाइक हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए साइकिल हो, हर एक व्हीकल की काइनेटिक एनर्जी की यूनिट तो जूल ही होगी सर, उसकी तो चिंता ही नहीं करनी है। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल, टोटल एनर्जी की यूनिट जूल, बाइंडिंग एनर्जी की यूनिट जूल, सिंपल, सब जूल में ही है, ठीक है ना। बोलो इतनी बात समझ में आ गई नहीं, पक्का 100% श्योर हो, चलो जी। तो इसका मतलब अब इसमें पढ़ाने जैसी कोई बात रह नहीं गई है, अब जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। सबसे पहली बात, एक एक व्यक्ति से मैं सवाल पूछता जाऊंगा, मुझे एक एक आदमी जवाब देता जाएगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ और फिर न्यूमेरिकल करेंगे इसके, ठीक है ना। इसीलिए आज को पहले लिया हम लोग ने, ताकि थोड़ा ज़्यादा हो सके, ठीक है ना। इसमें प्लीज कॉन्सेंट्रेट, है ना। फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, व्हेन दे आर केप्ट एट ए डिस्टेंस आर अपार्ट, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर केप्ट एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर अपार्ट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, force between two bodies when the two bodies are kept at a certain distance apart या r distance apart, क्या होगा कृष बताओ, बोलो जल्दी, नहीं पता मयंक, दोबारा, हाँ वेरी गुड, हाँ मयंक। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है बच्चों, मेरे प्यारों, कहीं ना कहीं आप बहुत अफसोस है ये, वाकई में। आप एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आता भाई, कुछ तो ऐसा होगा यार, कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी दुनिया में जिसका आपका मकसद होगा यार। लाइफ में क्या सोच के बैठे हो मेरे बच्चों, मान लो
अब ज़्यादा लंबे टाइम की बात नहीं है, ज़िंदगी बहुत जल्दी ही आपको मजबूर कर देगी क्या करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। थोड़े ही दिनों बाद बचपने की तरफ से आप अब बहुत मैच्योरिटी वाले लेवल पे आ चुके हैं, अपना समझे तो अलग बात है। अगर इतनी छोटी छोटी बातों को भी आप गलत बताएंगे, इसका मीनिंग साफ साफ निकल के आता है कि आप पढ़ाई कतई भी नहीं कर रहे हैं और सब धोखा है। अगर जो भी कुछ आपको दिखाया जा रहा है ना, जो भी आपको ये लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ वहाँ 10 जगह देख करके आप क्या पढ़ रहे हो यार, ये नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं पता है। चाहे आप दुनिया की कुछ भी चीजें देख लें, कुछ भी कर लें आप दुनिया का, क्यों आप चाहे, मैं फिर कह रहा हूं, चाहे बिलियनियर मिलेनियर बनने के तरीके भी ढूंढ लो, लेकिन अगर ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये आपका काम है, जो कर रहे हो वो नहीं पता है। जो कर रहे हो अभी आप तो यही कर रहे हो ना यार, दिन भर। अच्छा आप सोच के देखो, आपके 24 घंटे में से जो प्रोडक्टिव टाइम होता है, प्रोडक्टिव टाइम से मेरा मतलब सोने के टाइम को हटा दिया जाए तो बचे हुए टाइम को प्रोडक्टिव टाइम कहा जाता है। हर इंसान को जिंदगी को सही से चलाने के लिए सोने की जरूरत पड़ती है, वो मजबूरी है। अगर इंसान की मजबूरी ना होती सोना तो बहुत सारे लोग सोते ही नहीं। समझ मेरी बात? हाँ, बहुत सारे लोग पागल होते, पैसे के पीछे इतना पागल होते हैं बहुत सारे लोग कि अभी भी नींद का त्याग करते हैं, लेकिन मजबूरन। समझ रहे हो ना? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3-3 4-4 घंटे भी सो करके काम चला रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं, 4-4 घंटे ही सो पाते हैं। 4 घंटे भी अगर कई बार, बहुत से तो ऐसे हैं कि जिन 4 घंटे भी नींद नहीं आती, उसके लिए भी उन्हें क्या लेनी पड़ती है? गोली लेनी पड़ती है। तो सोना तो हमारी मजबूरी है, उसको हटा दीजिए, ठीक है ना? उसको हटा करके मान लेते हैं मोटे मोटे तौर पर 8 घंटे निकाल दें हम सोने के, बहुत ज़्यादा हो गया ये, है ना? लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर 8 घंटे निकाल दें, कितने बचे 24 में से 8 जाके 16 घंटे, 1/3 हिस्सा सोने का निकाल दिया हमने, जो कि हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। ना चाहते हुए भी वो करना ही पड़ेगा, सोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना? तो वो हटा दिया, बचे 16 घंटे। आप खुद सोच के देखो, इन बचे हुए 16 घंटे में से, जिसको प्रोडक्टिव आवर्स कहा जाता है, प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब है कि इस समय में आप चाहें तो काम करो, चाहो तो ऊँघो, चाहो तो खेलो, चाहो तो रो लो, चाहो तो गालो, चाहो तो सो के, उनको भी सो के गुजार दो। अपने ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 8 घंटे तो मजबूरी वाला मामला हमने हटा दिया, लेकिन बाकी के जो 16 घंटे हैं वो आपके प्रोडक्टिव हैं, उनमें जो चाहो कर सकते हो, ठीक है ना? उन्हीं 16 घंटे में कोई व्यक्ति, उन्हीं 16 घंटे में 16 करोड़ बना रहा है एक दिन में, ठीक है? उन्हीं 16 घंटों में कोई व्यक्ति 1 रुपया भी नहीं बना रहा है। उन्हीं 16 घंटों में कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है अपनी जिंदगी में। समझ रहे ना मेरी बात? तो मान लो बातों को। अब मान लो उन 16 घंटे में से आप ईमानदारी सोच के बताओ अपने आप, ईमानदारी क्या है? कैलकुलेटेड है सब कुछ, एक बार जोड़ के देखो। इन 16 घंटे में से कितने घंटे आप स्टडी पर गुजार रहे हैं? अगर देखा जाए तो आप 16 घंटे में से कम 8-9 घंटे तो डेली के डेली पढ़ाई से बंधे हुए हैं कि नहीं हैं? अगर सही मायनों में देख लिया जाए तो जब से आपने स्कूल जाने की तैयारी करी सुबह से उठ करके और कोचिंग से जाने तक, क्योंकि इस बीच में आपको टाइम मिलता नहीं है, यहाँ कोचिंग से जाने तक कितना टाइम हो गया? आराम से जोड़ लो, अपने कोई भी जोड़ सकता है। 7 बजे से मान लेते हैं मोटा मोटा, 7 बजे से लेकर और शाम के 6 बजे तक कितने घंटे हो गए? 11 घंटे। 11 घंटे तो ये हो गए मोटे मोटे तौर पर, हो गए ना? 16 घंटे में से 11 घंटे आप जिस काम में एंगेज है वो भी आपको नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? हर रोज आप अपने 16 घंटे में से 11 घंटे इसी काम में गुजार रहे हैं और फिर भी आप वो सीख नहीं पा रहे हैं, या आपको वो नहीं आ रहा है। तो बताओ फिर आप चाहे दुनिया की कुछ भी चीज जानते हो, कोई मायने नहीं रखती वो चीज, क्योंकि जिस चीज को आप सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं वही आपको नहीं आता। फायदा क्या हो रहा है आपके पढ़ने का? समझ रहे हो थोड़ी बात मैंने क्या बताया? बहुत कैलकुलेटेड है। चाहे आप वो मजबूरी में है, चाहे भाई स्कूल में आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जा तो वहां पढ़ने के लिए ही रहे हो ना, बंधे हुए तो पढ़ाई के लिए ही हो ना। ये आपके ये जो 11 घंटे का टाइम पीरियड मैंने बताया, 11 को भी 10 कर दो, अगर आप 10 घंटे का टाइम, तो 16 घंटे में से आप पढ़ने के लिए ही मजबूर हैं, कैसे भी करके आप मजबूर हैं, बंधे हुए हैं, कुछ और तो नहीं कर सकते ना इस 10 घंटे के पीरियड में। तो इन 10 घंटे के पीरियड में आप जब कुछ और कर नहीं सकते, पढ़ाई ही कर रहे हो और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो यार क्या फायदा हो रहा है? अभी जो मैंने आपको बताया उस पर गौर करो और इन 10 घंटों को कम से कम इतना तो प्रोडक्टिव बना दो कि 5 घंटे के बराबर तो इनकी प्रोडक्टिविटी आ जाए कम से कम। समझ रहे हो ना? तो मन लगा के पढ़ा करो यार। जो मैं पूछ रहा हूं अभी मैंने, चूंकि बस इसी को क्या बोल दिया,
इंग्लिश में बोल दिया बस, और उसको कम से कम कितनी बार रिपीट किया स्टेटमेंट को? 3-4 बार। द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। मैंने ऐसे बोला, तो आप में से कईयों को, खाली इनके लिए नहीं बता रहा हूं, सबके लिए बता रहा हूं, आप में से कईयों को ये हो गया ये पूछ क्या रहे हैं। और अगर मैं भी ये बोलता न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताओ, तो शायद आप बता देते। अब इसका पीछे का रीजन क्या है कि सर जबकि दोनों बातें एक ही हैं, पर वो बता देते, ये नहीं बता देते, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इतनी बार बोला जा चुका है जब से ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है कि वो आपके दिमाग में चाहते ना चाहते भी घुस गया, चाहते ना चाहते भी घुस गया है। लेकिन जहां मैंने वर्ड्स बदले थोड़े से, वहीं पर आपका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। समझ रहे हो ना? ये अभी मैं आपको गुस्सा नहीं कर रहा हूं, डांट नहीं रहा हूं, बहुत काम की बात समझा रहा हूं। लाइफ के लर्निंग लेसन हैं ये। अपनी जिंदगी को बदल लो बच्चों, मान जाओ बहुत बड़े धोखे में गुजर रही है जिंदगी, ठीक है ना? इस भ्रम से, इस जाल से, इस धोखे से बाहर आ जाओ और अपनी लाइफ का कोई सेटल कर लो गोल, कोई बढ़िया गोल बना लो, जिंदगी का कोई मकसद बना लो। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई ही मकसद हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बढ़िया मकसद बना लो जिंदगी का और उसके पीछे दौड़ो, परेशान रहो। जब ये टाइम निकल जाएगा ना, ये जो एनर्जेटिक टाइम है आपके पास, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं भी आपकी एज में हुआ करता तो मुझे भी लगता था कि सब कुछ आसान है, सब कुछ, समझे ना? और आज मैं अच्छा खासा स्टेबल होने के बावजूद भी मुझे कई सारी चीजों को करते हुए डर लगता है। समझ रहे हो ना? जब तुम्हारी एज में था तो 2 बार एक्सीडेंट कराया बाइक से, ठीक है ना? खूब दौड़ाता था बाइक, कुछ बात समझ में आई ना? अब 50 के ऊपर सुई जाने नहीं देता मैं बाइक की, अगर कभी कभार चला लेता हूं तो। कारण क्या? डर लगता है अब। लेकिन जब इस एज में था तो ऐसा लगता था दुनिया में अरे सब मेरे अंडर कंट्रोल है यार, कुछ नहीं है। लेकिन बच्चों जब टाइम बीत जाएगा ना तब आपको समझ आएगी बात। लेकिन जो लोग दूसरों से समझ जाते हैं वो ज़्यादा फायदा उठाते हैं, ठीक है ना? तो बेहतर होगा कि आप मेरी बात अब समझ लो। इतनी छोटी गलती करने की वजह से आपने मुझे बहुत दुखी किया, उसकी वजह से मैं एकदम मतलब अंदर से फिर विचार अजीब ही किस्म के निकल के आते हैं। फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स when they are kept at a certain distance apart is given by F is equal to G m1 m2 upon r square, where m1 and m2 are the masses of the two bodies, r is the distance between these two bodies, capital G is the universal gravitational constant। उसकी वैल्यू भी आपको पता है, हो गया। दूसरा कितनी बार लिखवा चुका हूं, है ना? ये सब चीजें कितनी बार लिखवा चुका हूं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी प्लेनेट, निखिल, द एक्सेलरेशन ऑफ ए ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी of any planet is given by small g is equal to capital G into capital M upon r square. What is capital M? Mass of that planet. What is capital R? Radius of that planet. Clear है? बहुत अच्छे। Small g is equal to gm upon r square. अगर किसी प्लेनेट का मास, किन्हीं दो प्लेनेट का मास सेम हो, किन्हीं दो प्लेनेट का मास सेम हो लेकिन रेडियस डिफरेंट हो, किन्हीं दो प्लेनेट का मास सेम हो, मान लो कि सेम हो और रेडियस डिफरेंट हो, तो किसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी? शिवांश बताएंगे, बाकी सब चुप रहेंगे। शिवांश बताओ। अगर किन्हीं दो प्लेनेट का मास सेम हो और रेडियस डिफरेंट हो तो किस प्लेनेट की ग्रेविटी ज्यादा होगी? जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। मैंने बोल दिया मास दोनों का सेम है, दो अलग अलग प्लेनेट है, उन दोनों का मास सेम है, ठीक है? दोनों का मास सेम है। इतनी बार बताना पड़ रहा है कि हाँ गुस्सा लो यार, सुन लो ध्यान से, ध्यान ही नहीं तुम्हारा, समझ ना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हारा फोकस इतना कम हो गया कि 5 मिनट के लिए, अरे एक स्टेटमेंट भर का फोकस नहीं रह गया बच्चों। आप खाली चीजों को ना एक्ट की फॉर्म में देखना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम सब फन ले रहे होते, मजे कर रहे होते। अभी मैं यही चीज क्या कर देता, यही ग्रेविटेशनल के एक्सपेरिमेंट कर करके यहां दिखा रहा होता। तुम सब मजे भी कर रहे होते, बड़े मजे से देख भी रहे होते। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें कहता हूं यहां भी नहीं आना पड़ना चाहिए मुझे। अच्छे स्टूडेंट वो होते हैं जो मेरे ऐसे खड़े रहने पर समझ जाएं, मुझे कुछ भी नहीं उठाना पड़ रहा, उनका माइंड काम कर रहा हो, मेरे वर्ड्स और उनका माइंड दोनों जब मिक्स हो जाए तो मिक्स होकर के एक बढ़िया रिजल्ट निकल रहा हो उनके दिमाग में। साथ के साथ
ठीक है, मैंने बोला दो सेम मास के प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट का मास क्या है दोनों का सेम, रेडियस डिफरेंट है, डिफरेंट, और मैंने तुमसे सवाल कर लिया बताओ किस प्लैनेट की ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो जिसकी रेडियस कम होगी, और तुम पहले बोल रहे थे जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। क्यों बोल रहे थे ऐसा? क्योंकि तुम ध्यान देकर नहीं दे रहे थे जवाब, बस जवाब देना तुम्हारा मकसद था, समझ रहे हो ना? सिर्फ आंसर करना आपने अपना लक्ष्य बना लिया, तो सही गलत का बारे में आप सोच ही नहीं रहे हैं, इसलिए पहले सही सोचो ना, आंसर देना लक्ष्य नहीं है, ठीक है? लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो आंसर दे रहा हूं वो सही होना चाहिए, ठीक है? अगर दो सेम मास के प्लैनेट हो तो उनकी रेडियस पर डिपेंड करती है ग्रेविटी। अगर सर रेडियस जिसकी कम होगी उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, मोटा मोटा यहां लिखा हुआ है देखो, जिसकी रेडियस कम होगी उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, और जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसकी ग्रेविटी कम होगी, बशर्ते कि मास सेम हो। क्लियर? बहुत अच्छे। दूसरी बात, अगर दो प्लैनेट की रेडियस सेम हो, दो प्लैनेट की रेडियस सेम हो और मास डिफरेंट हो, तो किसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी प्रिया? जिसका मास ज्यादा होगा। सोच कर बताओगे, गलत नहीं होगा, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, सोच कर बोलो ना यार, अंधी तुक्की क्यों लगाते हो? सोच कर बोलो, मतलब मन लगा के बोलो ना, दिमाग से बात करो, दिमाग से, पढ़े लिखे बच्चों की तरह बात करो, ठीक है ना? अनपढ़ लोगों की तरह कुछ भी बोलना है ऐसे नहीं, ठीक है? तो अगर हमने कहा रेडियस सेम है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी ज्यादा, जिसका मास कम होगा उसकी ग्रेविटी कम। क्लियर है? श्योर? बहुत अच्छे। अब इसके बाद अगर मैंने कहा दो प्लेनेट है जिनका मास भी डिफरेंट है और रेडियस भी डिफरेंट है, मास भी डिफरेंट है, रेडियस भी डिफरेंट है, अब किसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी? सर जिसका m/r² की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसके m/r² पूरे की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, और जिसके m/r² की वैल्यू कम होगी उसकी ग्रेविटी कम होगी। कारण यह है क्योंकि मान लीजिए आपने मास को डबल कर भी दिया, ठीक है ना, और रेडियस को आपने 1.5 गुना किया, तो सर मामला भी सेट नहीं हुआ। हमें फिर क्या करना पड़ेगा? पहले रेशियो देखना पड़ेगा कि m और r² का रेशियो क्या है। अगर m और r² का रेशियो 1 से ज्यादा आया, m और r², मास अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस, किसी भी प्लेनेट और उसकी प्लेनेट का मास और उसकी रेडियस का स्क्वायर का रेशियो अगर 1 से बड़ा हुआ तो उसकी ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी, और जिसका रेशियो 1 से कम हुआ उसकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही ना? पक्का? वैसे भी उसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में रख के देखेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो इसके अगली तरफ बढ़े। तो हमने कहा अगर हम अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं, अर्थ पर हम प्लेस टू प्लेस अगर घूम रहे हैं, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी। m की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻²4, r की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻²6, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 रखने पर ये कितनी आ जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज फॉर अर्थ ओनली, ठीक है? अर्थ के लिए है, बाकियों के लिए नहीं। क्लियर है? बहुत अच्छे। अगर मैंने पूछ लिया कि यही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के सरफेस पर रहते हुए क्या अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग होगा? पोल पर सबसे ज्यादा, इक्वेटर पर सबसे कम। अब सर पोल और इक्वेटर के बीच में जो लैटिट्यूड्स बनते हैं वो भी तो डिफरेंट रेडियस के है ना भाई। सबसे ज्यादा रेडियस आपने बोला कहां पे है? इक्वेटर पे है सर। उसके ऊपर जैसे ही आप उसके जस्ट ऊपर वाले लैटिट्यूड पे जाओगे तो रेडियस क्या हो जाएगी? थोड़ी कम, और कम और कम और कम होते होते ऊपर। समझ में आ रही बात ना? मतलब इस लैटिट्यूड का, और साथ ही साथ इस लैटिट्यूड का यहां से एंगल भी क्या होने लगेगा? बदलने लगेगा। पर उतने पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस बताना है आपके सिलेबस में 2-3 बातें हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि पोल पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा और इक्वेटर पर ग्रेविटी सबसे कम। दूसरी बात, इफेक्ट ऑफ हाइट। इफेक्ट ऑफ हाइट सर जी डैश बराबर जी r² अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। क्लियर? बहुत अच्छे। चौथा, इफेक्ट ऑफ डेप्थ जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन r। क्लियर है? पक्का? बहुत अच्छे। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे बताएं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ। अब आप मुझसे पहले पूछो कि स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है? स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ।
अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? स्मॉल आर क्लियर है? तो अगर मैंने कहा यहां पर r इक्वल टू 0 तो ये कहां की जगह की बात हो रही है? सेंटर। क्योंकि जब मैंने कहा स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सरफेस सेंटर ऑफ अर्थ, तो सेंटर ऑफ अर्थ ये रहा। यहां से जैसे जैसे आगे जाएंगे इस r की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। समझ गए ना? अब इस r की वैल्यू बढ़ेगी तो ग्रेविटी घटेगी। कितने लोग कह रहे हैं? रुक जाओ पोल कर लेते हैं। कितने लोग कह रहे हैं घटेगी? जैसे जैसे इस r की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे इस r की वैल्यू बढ़ेगी ग्रेविटी की वैल्यू घटेगी। ऐसा कितने लोग कह रहे हैं? शुरू में 2-4 लोगों ने ऐसे ऐसे करके करना शुरू किया था, लेकिन ऐसे ऐसे करते करते कुछ लोगों को समझ में आ गया कि नहीं यार कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के हाथ नीचे हैं। अच्छा, जिनके हाथ नीचे हैं उनमें भी ये नहीं कि जिनके हाथ नीचे हैं वो सोचकर हाथ नीचे किए हुए हैं, उनमें से आधे कंफ्यूजन में हाथ नीचे हैं, उनको पता ही नहीं है कि बात क्या चल रही है। समझ गए? जो इस तरह से हाथ कर रहे हैं, ऐसे से ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो कुछ तो सोच ही रहे हैं। कुछ ऐसे बैठे हैं चालाक व्यक्ति जो ना ऊपर ना नीचे हाथ, वो एकदम सन्न बैठे हैं चुपचाप। इस चुपचाप और सन्न बैठे हुए लोगों का मतलब क्या है कि वो चालाकी से खेल रहे हैं। अगर ये सही हो गया तो बोलेंगे हमें तो पता था यही, और वो सही हो गया तो हमने तो हाथ ही नहीं उठाया था। समझ में आ रही बात ना? तो ये दिमाग, ऐसा दिमाग मत लगाओ, चाहे गलत बोलो चाहे सही बोलो, पहले बोलने की ताकत रखो, पहले कुछ कहने की ताकत रखो, पहले पार्टिसिपेट करो, फिर उसके बाद गलत या सही का फासला होगा। और गलत हो या सही हो, गलत होने पे कौन से यहाँ कोई मारकाट मची है कि गलत होने पे यहाँ मार दिया जाएगा? ठीक है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा ना। हाँ, इतना जरूर है कि जब आप बहुत बेसिक बात की में गलती करते हो तो अफसोस होता है, उसमें भी कोई तुम्हें मारा पीटा थोड़ी जा रहा है। ये अफसोस होता है कि यार ये हमारी ये जो यूथ यहाँ बैठा हुआ है, जिस पर इतना ज्यादा हम लोग भरोसा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या करेंगे। समझ में आ रही बात ना? दिमाग लगा लो, बार बार आपको कह रहा हूं। ठीक है? एक तरफ आप यहां बैठे हैं और एक तरफ मैं फिर कह रहा हूं कि अभी कुछ ही दिनों पहले दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीईओ होने का खिताब पा लिया है किसने? सत्य नाडेला ने। हम यहां क्या कर रहे थे? हम यहां वर्ल्ड कप फाइनल के लिए रो रहे थे बैठे हुए, वो वहां सत्य नाडेला वहां डील कर रहा था। ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? बहुत बड़ी डील। आपको इस सबसे खैर कोई मतलब नहीं है, मैं बता नहीं सकता आपको कि क्या मामला है, लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी, लेकिन बस आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि आज दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीईओ में उसकी गिनती हो रही है। समझ में आ रही बात ना? बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े सीईओ को पछाड़ करके आज माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है ना सत्य नाडेला, पता है ना? ठीक है? यही इसी धरती पे जन्मा है। ठीक है? इस धरती पे तो सब जन्मे हैं, मतलब इस धरती से मेरा मतलब भारतीय भूमि पर जन्मा है। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं भारतीय मूल का है, वो भारतीय मूल का भी नहीं है, वो भारतीय भूमि का ही है। ठीक है ना? भारतीय मूल का होना से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खाली हम अपने आप को थोड़ा सा, है ना, ऋषि सुनक को हम बोलते हैं कि भाई भारतीय मूल का है, वो भाई अंग्रेज है, भारतीय मूल का होने से क्या फर्क पड़ता है? कब पता नहीं उसके कब दादा कब चले गए थे भारत से। ठीक है ना? उनके पास यहाँ की नागरिकता भी नहीं है। ठीक है ना? तो जाहिर है कि उनसे मतलब नहीं, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है कि जब ज्यादा बड़ी पोस्ट पे होता है तो उतना रिश्ता भी, दूर का रिश्ता भी बड़ा लगने लगता है। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? लेकिन चूंकि सत्य नाडेला तो अभी यहीं के जन्म है ना, इसी भारत की भूमि से वो गए हैं। ठीक है ना? माइक्रोसॉफ्ट में, और कहां से कहां ले गए माइक्रोसॉफ्ट को उसका अंदाजा नहीं है आपको। ठीक है ना? बहुत बड़ी कंपनी, मतलब बहुत, जिस समय ज्वाइन किया था उस समय के और आज की वर्थ में और उस समय की वर्थ में लगभग $200-250 बिलियन का फर्क आ गया है। ठीक है ना? मिलियन बिलियन डॉलर का, मतलब काफी ज्यादा ऊंचाइयों पे ले गए। समझ में आ रही बात ना? तो भाई बच्चों मेरे प्यारो, सिर्फ आपका मकसद सही होना चाहिए। ठीक है ना? आप दिमाग में ना ये चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि कल मुझे भी इसी लेवल पे जाना है। समझ गए? चलो खैर छोड़ो, अभी बताओ आर की वैल्यू बढ़ेगी तो पहले ग्रेविटी बढ़ेगी। ठीक है ना? समझ गए? ये सब चीजें जान के जब जाते हैं ना फायदा मिलता है। जैसे क्या? कंपनी का सीईओ, अरे कई बार कंपनी आपको क्या कर रही है, बात ध्यान सुनो, कंपनी के सीईओ पता लगा कंपनी के मालिक को सलाह दे रहे हैं क्या? सर 5 रुपए का कोई सामान बिक रहा है, आपका कोई प्रोडक्ट 5 रुपए का बिक रहा है और कंपनी घाटे में चल रही है, और सीईओ क्या कह रहा है? सीईओ कह रहा है सर इसकी कॉस्ट ना 4 रुपए कर दीजिए। अब बताओ ऑनर क्या करेगा?
ऑनर क्या करेगा, सोचेगा लात मार के भगाने की कोशिश करेगा ना। लेकिन अगर उसको पता होगा, अपने सीईओ पर भरोसा होगा कि यार मैंने जिसको हायर किया वो बहुत माइंडेड बंदा है, बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चल रहा होगा। समझ में आ रही बात ना? हाँ, पहले क्या होगा सर, शुरू में आपको कुछ दिन नुकसान होगा, कुछ दिन सर आप नुकसान उठाना पड़ेगा, शॉक एब्जॉर्बर आपको बनना पड़ेगा, थोड़ा शॉक लगेगा आपको, उस शॉक को आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, पहले पीछे आना पड़ेगा, और फिर एक बार जब डिमांड बढ़ जाएगी ना चीज की, और आपकी इस चीज की डिमांड को लोग समझने लगेंगे, तो सर फायदा होगा। समझ में आ रही बात ना? जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने कोई अभी, सुनो ये बच्चे इधर ध्यान लगाओ, मान लीजिए कि मुझे, हम अभी अभी कोई एक कैफे खोले हमने, है ना, हमने कोई मान लीजिए कॉफी कैफे खोला, ठीक है ना, कॉफी का कैफे। अब वहां पर हम अपना जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं आराम से बिक रहा है, बढ़िया चल रहा है। उसी में कंपनी का सीईओ आकर बोल रहा है कि काम करिए यहां पर ना वाईफाई लगवा दीजिए और फ्री कर दीजिए वाईफाई। अब वो बंदा क्या कहेगा, यार मेरी कॉफी ऐसे ही ठीक ठाक बिक रही है, काहे लिए मैं चक्कर में पड़ूं, मैं बिना बात का अपना यहां नेट का खर्चा क्यों बढ़ाऊं? क्या मशवरा दे रहा है। और बता रहा हूं आपको नई नई कहानियां, खर्चे के काम बताते हैं आकर के सीईओ पहले कंपनी को, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और होता है। उनके माइंड को लेके चलोगे वो आपको बोलेगा क्या, सर हर एक टेबल पर आईपैड रखवा दीजिए और वाईफाई लगवा दीजिए। अब बोलेगा भाई क्या कह रहे हो, अरे सर लोग यहाँ पर कॉफ़ी पीने आएंगे, उनको यहाँ फ्री नेट मिलेगा, आईपैड पर बैठ करके काम करेंगे, मज़े करेंगे, गेम भी देखेंगे, कॉफ़ी भी पियेंगे। एक कॉफ़ी पीने के बजाय हो सकता है अगर 100 कस्टमर में से 20 कस्टमर ने भी एक के बजाय 2 कॉफ़ी पी ली, वहाँ रुक करके मज़ा ले करके, आपका सारा खर्चा निकल आएगा। उस नहीं समझ में आ रही बात, बल्कि उससे ज़्यादा आएगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुछ बात पकड़ में नहीं। लेकिन ये सब दिमाग कौन लगाएगा, जिसके पास दिमाग हो तो लगाएगा ना। जब आप यही नहीं चला रहे हो अपने दिमाग को कि आर घटेगा बढ़ेगा, तुम्हें तो ये लग रहा है कि खाली आर घटने बढ़ना ये पढ़ाया जा रहा है, भाई ये आगे तक काम आएगा कि अगर ये चीज घटेगी तो इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये बढ़ेगा तो इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे हमने कह दिया हमारा खर्चा बढ़ेगा, अरे भाई खर्चे का इंपैक्ट कहां कहां पड़ रहा है ये तो देखो। क्या इसके खर्चे बढ़ने से सेल बढ़ रही है? अगर हमारा थोड़ा खर्चा बढ़ाने से सेल बढ़ रही है, बिजनेस माइंड है ये, समझ में आ रही बात ना, खर्चा बढ़ाने से सेल बढ़ रही है तो हम क्यों नहीं खर्चा करेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो थोड़ा दिमाग लगाओ, आप भी मेहनत से पढ़ो। तो अभी शुरुआती दौर में जब आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, सॉरी आर की वैल्यू 0 से बढ़ना शुरू करेगी, 0 मतलब सेंटर, तो भैया सेंटर पर ग्रेविटी 0 होती है, सेंटर पर ग्रेविटी 0 होती है। जैसे जैसे हम सेंटर से ऊपर जाएंगे ग्रेविटी बढ़ेगी, क्योंकि सरफेस की ओर जाने पर ग्रेविटी बढ़ती है। इस पे चर्चा खूब हो चुकी है, आपने अच्छे से बहुत बच्चे से समझ भी लिया था और मुझे समझाया भी था, जवाब भी दिए थे उस समय, लेकिन अब तक आप भूल चुके हैं। तो आपको ध्यान लगाना है, पहले ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर हुआ? एक और बात समझिए, बताइए ऊपर से नीचे जाने पर ग्रेविटी घट रही है ना, क्यों घट रही है सर? ये जो डी है ना, इसकी 1 पावर पे डिपेंड कर रही है, मतलब इसके बढ़ने के कारण ये डी जो है, ये डी अगर बढ़ेगा, अच्छा बताओ, अगर ये डी बढ़ेगा, ये डी अगर ये डी बढ़ेगा तो ग्रेविटी घटेगी। इस डी का बढ़ना मतलब सरफेस से डेप्थ अगर बढ़ेगी, सरफेस से अगर डेप्थ बढ़ेगी तो नीचे से आर कम हो जाएगा। और अभी हम नीचे से आर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर हम आर को बढ़ा रहे हैं तो समझो सरफेस के करीब आ रहे हैं, मतलब इस डी को हम छोटा ले रहे हैं। डी जितना बड़ा होगा जी डैश उतना ही कम होगा, डी जितना बड़ा होगा, डी जितना बड़ा होगा जी डैश उतना ही कम होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर आए हैं, सेंटर से सरफेस की ओर आ रहे हैं, तो डी क्या होता जा रहा है हमारा, छोटा। सरफेस से डेप्थ कम होती जा रही है, अगर सरफेस से डेप्थ कम होती जाएगी तो ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। उसी बात को दूसरे ढंग में बता दिया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? एक और बात समझो, सर आपने ये कैसे पता लगा लिया कि ये लाइन बनेगी? डी की पावर क्या है, बोलो 1। डी की पावर क्या है, 1। क्लियर हो गया? तो डी की पावर 1 मतलब लीनियर बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। क्लियर? ओके जी। अब हम आगे सरफेस पर, सरफेस पे पहुंचे तो ग्रेविटी कितनी होगी, बल्कि मैं इसको जी डैश वर्सेस आर कहना चाहिए मुझे, जी डैश वर्सेस आर। क्यों भाई? क्योंकि स्मॉल जी तो स्पेशल होता है कहां पर, सरफेस पर। क्लियर है? तो यहां पर पहुंचकर कितना हो जाएगा जी, 9.8 के इक्वल हो जाएगा सर। ठीक है, कहीं भी निकले हमने मान लिया 9.8 हो जाएगा। वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं कि क्या पता हम कहां निकलेंगे, हो सकता है हम पोल पे ही निकलें, सेंटर से चले तो हम हो सकता है पोल पे निकल के आए, छोड़ो कोई बात नहीं। अब आप ये मानो कि अब वो वाला मामला खत्म, सिर्फ हम हाइट और डेप्थ को देख रहे हैं। क्लियर हो गया? अब हम सरफेस से इसको और बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब हम अब अभी भी रुके नहीं, हम सरफेस पे भी आगे रुके नहीं, हम और आगे ले गए यार को।
तो अभी r की वैल्यू और बढ़ती जा रही है, स्मॉल r की वैल्यू और बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो ना? ये रही अर्थ, ये रहा सेंटर, ये है मेरा वो r। अभी मेरा r इतना है, थोड़ी देर बाद r इतना हो गया, थोड़ी देर बाद r इतना हो गया, यहां पहुंच कर बताओ r कितने के इक्वल हो गया? कैपिटल R के इक्वल हो गया। और जहां पहुंच करके स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, वहां पर ग्रेविटी ये हो जाएगी, ये वाली, ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छी जी। इसके बाद सर अगर मैंने इसको और बढ़ाया ऊपर की ओर, तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे ग्रेविटी अब घटना शुरू हो जाएगी। और कैसे घटेगी सर? h की पावर 2 पर डिपेंड कर रही है। h की पावर 2, h की पावर 2। h मतलब क्या? h मतलब यहां से जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रेविटी घटेगी, ये बात सबको पता है। लेकिन सर वो कैसे घटेगी? लीनियर घटेगी या क्वाड्रेटिक घटेगी? तो फिर हम कहेंगे क्वाड्रेटिकली घटेगी। समझ में आ रही बात ना? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? एक समय आएगा क्या हो जाएगी? इसके पैरेलल हो जाएगी, आर वाले के पैरेलल हो जाएगी। बोलो आर के पैरेलल क्यों हो जाएगी? क्योंकि मैथ्स तो कहता है अब जब तक ये आर इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा तब तक ग्रेविटी जीरो नहीं होगी। और पैरेलल होने का मतलब ये हुआ कि आपस में कहीं भी मीट नहीं करेंगे। कहां जाके मीट करेंगे? इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा ग्राफ बनेगा। अब क्लियर हो रहा है? दिमाग पे जोर डालो। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। चलो जी, इतनी बातें तो हो गई। इसके हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हम एक नई चीज की तरफ बढ़े थे फिर, है ना? याद होगा आप लोगों को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ होती है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी होती है? बॉडी के अंदर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो होता है टर्म। ठीक है ना? तो U बराबर -G/mm अपॉन स्मॉल r बेहतर होगा। अच्छा, ये वाला स्मॉल r कहाँ? सॉरी, ये वाला स्मॉल r मेरा r+h नहीं था, ये r+h है। लेकिन यही सब ध्यान रखना है कि ये सर किसकी बात चल रही है, माइंड में पिक्चर बन जानी चाहिए। अच्छा, ये इसकी बात चल रही है कि बताओ इस पॉइंट पर अगर m मास की कोई बॉडी रखी हो तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो जवाब आया -G/m अपॉन r। अगर इस पॉइंट पर सैटेलाइट हो, अगर सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रहा हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो बोलेंगे सर वो अभी भी इतनी होगी, -G/mm अपॉन स्मॉल r। अगर स्मॉल r को हम क्या कह दें? -G/mm अपॉन r+h। क्लियर? अगर तुमसे कोई ये पूछे कि इस पूरे चैप्टर में वो फॉर्मूले बताओ जो कि प्लेनेट या अर्थ को छोड़कर, प्लेनेट या अर्थ के मास पर डिपेंड ना करके, मतलब उस पर तो करेंगे, उस पर तो सब करेंगे, प्लेनेट के मास पर और अर्थ के मास पर तो सारे फॉर्मूले डिपेंड करेंगे। समझ गए ना? ऐसे फॉर्मूले बताओ जिनमें कि बॉडी के मास का भी इंपैक्ट पड़ता हो। इस चैप्टर के वो फॉर्मूले बताओ जिन पर कि बॉडी के मास का भी इंपैक्ट पड़ता हो। तो पहला फॉर्मूला आपके पास ये रहा, इसमें स्मॉल m कटा नहीं है, स्मॉल m मौजूद है। इसका मतलब स्मॉल m अगर कोई 100 किलोग्राम का सैटेलाइट है तो उसी पॉइंट पर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ और अगर 1000 किलोग्राम का है तो कुछ और। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जैसे हमने बोला था कि बाकी सारे टर्म, हमने बोला था ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट, वो मास पे डिपेंड नहीं करता। बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बच्चे बार बार करो, मान जाओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है? यस सर करती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट करती है, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट करती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट करती है। क्लियर है? और सर फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी, वो भी मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है। समझ गए? इसके अलावा कोई और फॉर्मूला आपके मन में आ रहा हो तो मुझे सोचकर बताओ। एक बार फिर सुनिए मैंने क्या क्या बताया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ द सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट और फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। इनके अलावा कोई और फॉर्मूला? एस्केप वेलोसिटी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती है। किसने कहा? गधा। देखो कॉपी खोल के देखो,
कितना मोटे मोटे तौर पे लिखवाया उसमें मैंने, उसमें कहा था हर एक पेन से लिख लेना, है ना, और क्या, तो वही तो बात है ना, पेन लेके नहीं आते हो। क्या कहा था, सुनो, मोटे मोटे तौर पे लिखवाया, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। आपको बताया था कि चाहे, वेरी गुड, चाहे एक पेन को फेंको, चाहे अपना पूरा बैग फेंक दो, ठीक है ना, अगर दोनों को आपको एस्केप कराना है अर्थ के सरफेस से तो दोनों को सेम वेलोसिटी देनी होगी। तब मैंने ये भी बोला था कि अगर एक बिल्ली को एस्केप कराना हो और एक हाथी को एस्केप कराना हो, दोनों को सेम वेलोसिटी देनी होगी, सेम पॉइंट से अगर फेंक रहे हैं तो। समझ में आ रही बात? अभी कोई डाउट है? अच्छा सुनो, मैं ये क्यों कह रहा हूं सेम पॉइंट से, क्योंकि अगर दोनों को अलग अलग पॉइंट से फेंकोगे तो अलग अलग, मान लो कि एक को तो आप फेंक रहे हो यहां से अर्थ के सरफेस से और एक को फेंक रहे हो सैटेलाइट से, तो भैया फिर तो मामला बदल जाएगा ना। इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, बोलो है कि नहीं है, और उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसको एस्केप कराना उतना ही मुश्किल होगा। नहीं समझे? आप में से जिसकी बाइंडिंग एनर्जी मेरे साथ जितनी ज्यादा होगी उसको एस्केप करा पाना इस क्लास से उतना ही मुश्किल होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। एक और फॉर्मूला देखो जल्दी से, छठा क्या था फिर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड का भी फॉर्मूला था एक, हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसको मैंने ई से रिप्रेजेंट किया था। क्या था? माइनस था कि प्लस था? देखो देखो देख कर बताओ, प्लस जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन स्मॉल आर। ये क्या था? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ एट एनी पॉइंट, या किसी भी प्लेनेट पर, ठीक है ना? हाँ, आर स्क्वायर था, ओके, हाँ हाँ, वेरी गुड, आर स्क्वायर ही होगा, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ग्रेविटेशनल, सुनो बच्चे ध्यान लगाओ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, सातवां फॉर्मूला, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन आर। क्लियर है? इसी का ही एक फॉर्मूला अंडर रूट 2gr। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट gm अपॉन स्मॉल आर, या फिर अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h। क्लियर? नहीं, स्मॉल एम नहीं होता, ठीक है, हो गया? हाँ, नहीं, किसने कहा बढ़ती जाती है? सबसे ज्यादा कहां पर होती है? इन्फिनिटी पर वैल्यू बढ़ती जाती है, वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन नेगेटिव उसके वैल्यू में ही है। सुनो हे बच्चे, ध्यान लगाओ, अगर वेक्टर, जब तुम बात नहीं सुनते हो ना तभी लगता है कि हाँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अरे भाई एक एक बात पर ध्यान दिया करो, उसने क्या पूछा तुम्हें पता नहीं चला क्या पूछ रहा है वो, सबकी बात को ध्यान लगाया करो ना क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर किसी भी चीज की अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें प्लस या माइनस लगा होने से सिर्फ डायरेक्शन की जानकारी मिलती है, मैग्नीट्यूड की नहीं। जैसे मान लो मैंने कहा एक व्यक्ति लगा रहा है 30 न्यूटन का फोर्स, प्लस 30 न्यूटन, और एक लगा रहा है, हे बच्चे ध्यान लगाओ, एक लगा रहा है प्लस 30 न्यूटन और एक लगा रहा है माइनस 100 न्यूटन, माइनस 100 न्यूटन। अब मैं अगर आपसे पूछूं ज्यादा ताकत कौन लगा रहा है, तो आपको जवाब देना होगा सर माइनस 100 वाला। नहीं समझे? क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि प्लस या माइनस तो केवल डायरेक्शन को बताने के लिए हैं, वो 100 न्यूटन और 30 न्यूटन मैग्नीट्यूड को बता रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब सर जो बंदा 100 न्यूटन लगा रहा है ना वो ज्यादा ताकत लगा रहा है। क्लियर है? इसीलिए अगर एक गाड़ी पर प्लस 30 और माइनस 100 लग रहा हो तो रिजल्ट माइनस 70 आएगा। मतलब गाड़ी सर किसकी ओर चलेगी? उस वाले नेगेटिव वाले की ओर। माइनस 100 था ना वो, ये प्लस 30 और ये माइनस 100, मतलब जिस ओर माइनस 100 वाला लगा रहा है उस ओर मूव कर जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो भाई वो क्यों डोमिनेट कर गया? क्योंकि उसका फोर्स ही ज्यादा है, ज्यादा फोर्स उसी का है, बस डायरेक्शन का खेल है कि एक प्लस और एक
माइनस। क्लियर? अब दूसरी बात पे आ जाओ। मैंने कहा सर अभिज्ञान के आए हैं कितने? -5 मार्क्स। निखिल के आए कितने? सर -10 मार्क्स। अब अगर मैंने पूछ लिया भाई किसके ज़्यादा आए हैं? अभिज्ञान के। आए कुछ बात समझ में? अब ये नहीं कहेंगे सर माइनस का खेल तो, माइनस प्लस का खेल तो डायरेक्शन के लिए होता है, ज़्यादा मार्क्स निखिल के ही आए। नहीं नहीं, गलत। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब क्या है ये क्या वजह है? अच्छा एक और बात, ये तो दोनों नेगेटिव हो गए। अगर एक पॉजिटिव ले लूं, मान लो कि मैंने कहा ए के आए हैं +5 मार्क्स और बी के आए -10 मार्क्स, किसके ज्यादा है? सर +5 के। जिसका +5 है उसके ज्यादा है। कारण क्या है? क्योंकि ये प्लस और माइनस डायरेक्शन को बताने के लिए नहीं है, यहां ये उसके मैग्नीट्यूड में ही है। मींस जिसका मैग्नीट्यूड ही नेगेटिव है, समझ लो उसकी वैल्यू तो कम ही है। फिर एक चीज जिसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो, क्वांटिटी पॉजिटिव हो, एक चीज जिसकी क्वांटिटी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव वाला पक्का कम होगा और पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा। हाँ देखो सुनो, इधर जान लगाओ, बहुत सही सवाल इन्होंने पूछा। अब आधों को यह भी नहीं पता होगा कि हम किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना? ऊपर से कोई बॉडी जैसे जैसे सरफेस ऑफ अर्थ की ओर आती है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है। सर मोर एंड मोर नेगेटिव होने का मतलब क्या है? यहां पर नेगेटिव साइन उसके क्वांटिटी में ही है। मतलब जैसे काइनेटिक एनर्जी तो है किसी सैटेलाइट की 40 जूल और पोटेंशियल एनर्जी है -30 जूल, तो फिर इसकी टोटल एनर्जी 10 जूल है। समझ गए ना? अब हमने डायरेक्शन की वजह से नहीं, दोनों को, एक को प्लस एक को माइनस लेते हुए ऐड कर दिया। जैसे -3 और -2 को ऐड किया जाता है, या -3 और +7 को ऐड किया जाता है, वैसे इसका माइनस हम डायरेक्शन के कारण नहीं लगा रहे हैं, इसका माइनस उसके मैग्नीट्यूड में ही लगा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, अब इनका सवाल है कि सर जब ऊपर से कोई बॉडी अर्थ की सरफेस की ओर आती है, जब कोई बॉडी अर्थ के इंफिनिटी से अर्थ के सरफेस की ओर आ रही हो, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है या घटती है? कौन जवाब देगा? प्रांजल बताओ। घटती है। जितनी ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी उतनी ही कम होती जाएगी। एवरीबॉडी नेचुरली wants to take मिनिमम एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है? अर्थ के सरफेस पर। अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर रहोगे उतने ज्यादा अनस्टेबल रहोगे, उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा होगी, वो भी माइनस में ही। नहीं समझे? ये ऐसा हुआ जैसे वही -10 और -5 मार्क्स का खेल। एक बच्चे के यहाँ -10, एक के यहाँ -5 मार्क्स, तो -5 वाला ऊपर ही है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं, हमने माइनस, सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने शुरुआत जब लेके चले थे तो हम वर्क डन बोल रहे थे उसको बार बार, वर्क डन। अपने आप माइनस आ गया था। जब खुद माइनस आया तो हमने ये बात फिर बाद में माइनस आने के बाद बोलना स्टार्ट की कि ये वर्क करना नहीं पड़ रहा है, ये वर्क ऑब्टेन हो रहा है। यानी कि ये माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्क ऑब्टेन हो रहा है। क्यों ऑब्टेन हो रहा है? क्यों ऑब्टेन हो रहा है? क्योंकि बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ की ओर खुद ही चली आ रही है, किसी को कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। इतने तक बात समझ में आई? एक मिनट और है ना। अब ऊपर से नीचे आने पर सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। कहां पर मिनिमम है? अर्थ के सरफेस पर मिनिमम है। कहां पर मैक्सिमम है? इन्फिनिटी पर मैक्सिमम है। मिनिमम कितनी है? सर -gmm/R। कहां मैक्सिमम है? इन्फिनिटी पर। कितनी है? 0। यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी भी पॉजिटिव होती ही नहीं है। कहां से कहां तक रहती है? अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस से लेकर 0 तक जाती है बस। क्लियर? 0 ही मैक्सिमम होती है बस। ठीक है? अभी कोई डाउट है? नहीं। और समझो, जो तुम पूछ रहे हो समझो। अब सवाल उठा सर अगर ऊपर से नीचे आती हुई बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा होगा। बिल्कुल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में जितनी ऊपर से बॉडी आ रही होती है, जितना वो अपनी एनर्जी खर्च करती जाती है, उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। इसीलिए इन्फिनिटी से अगर कोई बॉडी आकर के अर्थ के सरफेस पर टकराएगी ना, तो इतनी सी बॉल भी सुनो हे बच्चे, मानते नहीं है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जहां एंड होती है ना, वहां से
इतनी सी बॉडी भी आकर अगर अर्थ पे टकराएगी तो अर्थ के लिए काफी हार्मफुल होगा, काफी उसको हिलाने भर तक की ताकत रखेगी। कुछ बात समझ में आ रही ना? अर्थ में कंपन पैदा कर देगी, अर्थ में दिक्कतें पैदा कर देगी। इसीलिए कोई कॉमेट्स, कोई एस्टेरॉइड, कोई छोटा मोटा खगोलीय पिंड अगर हमारी धरती पर आकर गिरता है तो बड़े बड़े गड्ढे कर देता है और उसके आसपास की जगहों को क्या कर देता है? तबाह कर देता है। समझ में आ रही बात ना? कारण क्या है? क्योंकि वहां से आता हुआ पिंड अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लगातार रिड्यूस कर रहा है और वो पोटेंशियल एनर्जी कहां जा रही है सर? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी तो उतना ही ज्यादा तेज इंपैक्ट होगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर हो गया? बिल्कुल, फिर जाते समय नेगेटिव होती। अगर यही सुनो, ये बच्चे आप ध्यान लगाओ इधर, या तो फिर ये हो कि बस मैं अकेले उसी को पढ़ा लूँगा ना, ठीक है? अब मान जाओ, अरे यार मैं नहीं जो कहना चाह रहा हूँ मत कहलवाओ ना, कहीं ले कहलवा रहे हो? चलो ठीक है, अच्छा सुनो, छोड़ो। यहीं अगर नेगेटिव होता मामला, जैसे कि ये क्या होता? नॉर्थ पोल और ये क्या होता? साउथ पोल। अब तुम यहां से किसी मैग्नेट को ला रहे होते ऊपर से नीचे, अब ये खुद आएगा ही नहीं, ला के दिखा दो। खुद से आ जाए तो मुझे ला के दिखा दो, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा होगा? रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। आई बात समझ में? अब रिपल्सिव फोर्स अगर लग रहा है तो इस मैग्नेट को यहां लाने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी, इतनी ताकत लगानी पड़ेगी कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। तुम इनको मिला नहीं पाओगे चाहे जितने जोड़ लगा दो। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? इस नॉर्थ पोल और इस नॉर्थ पोल को आपस में मिला नहीं पाओगे तुम, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लिया अगर हम लोगों ने, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर के नॉर्थ से नॉर्थ के अगेंस्ट क्या करना पड़ रहा है? इसका मतलब अब हमें वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में? अब क्या होगा? इसका मतलब जब हम इसको इसके इस नॉर्थ के अगेंस्ट में लेके आएंगे नीचे की ओर, तो हमें वर्क करना पड़ा, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल जी। जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही बैक मारेगा। किस में कन्वर्ट करेगा इस पोटेंशियल एनर्जी को? काइनेटिक में। क्यों करेगा सर? एवरीबॉडी वांट्स टू अटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर चूंकि ये जब है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। कौन सी वाली पोटेंशियल एनर्जी है सर? इसके रिपल्शन के अगेंस्ट जो हमने काम किया वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो गया है। जिस समय आप इसको छोड़ेंगे ये उसी स्टोर्ड एनर्जी को यूज करेगा और कहां, किस में कन्वर्ट करेगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और तब तक इसको भगाता रहेगा जब तक वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए। अब बात समझ में आई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 12th में पढ़ेंगे ना, काहे लिए परेशान हो रहे हो, है ना? अभी ना पढ़ो, अभी मत पढ़ो, अगर वैसे भी पढ़ भी रहे हो तो मत पढ़ो, अभी इस पे फोकस करो क्योंकि बहुत है पढ़ने के लिए, ठीक है? पढ़ेंगे, घबराओ मत, लेकिन तुम्हारी क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने बता दिया कि बच्चे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा तो वर्क करना नहीं पड़ेगा, वर्क हो जाएगा। समझ गए ना? ठीक है? आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है उसके साथ रहने में, दिल खुश होता है आपका, तो मम्मी पापा को कहना नहीं पड़ता, आप बिना बात जाते हो उसके पास। समझ रहे हो ना? और चूंकि भैया से या सर से सर रिपल्शन मिलता है, सर को देखने का मन ही नहीं करता यार, रोज आना खड़ूस से सर चले आते हैं, 2-2.5 घंटे हम लोग को पकाते हैं, परेशान करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ रहा है? माँ बाप को वर्क करना पड़ रहा है, धक्के दे दे के भेजना पड़ता है, जाओ पढ़ने जाओ, कोचिंग जाओ। कुछ बात समझ में आ रही ना? मतलब क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है। और तुम में से किसी के लिए वर्क करना नहीं पड़ता होगा, जिसको थोड़ा सा भी अट्रैक्शन मेरे से मिल रहा होगा ना, उसके लिए वर्क करना नहीं पड़ता होगा, वो खुद ब खुद उसको वर्क, वो अपने आप आता चला जाएगा, अपने आप आ जाएगा, खुद आएगा, वर्क ऑब्टेन हो रहा है। कोई भेज रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब पक्का? पॉजिटिव। और जब भी वर्क करना पड़े पॉजिटिव, वर्क खुद ब खुद हो जाए तो नेगेटिव। इसको नेगेटिव इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो अपने आप हो रहा है। इसका मतलब है ये नेगेटिव वर्क हो गया क्योंकि करने की जरूरत नहीं पड़ी, स्टोर नहीं हुआ इसका मतलब, बल्कि उसके पास जो था वो भी कम हो गया। ये जो यहां था, अगर ये जो बॉडी यहां थी अर्थ के ऊपर, इसको यहां आने की वजह क्या हुआ? इसके आने से क्या हुआ? इसकी एनर्जी रिड्यूस हो गई। इसने अपनी एनर्जी को रिड्यूस कर दिया, फायदा थोड़ी ना उठाया, नुकसान उठाया, ऊपर से नीचे आके एनर्जी को कम कर दिया। लेकिन ये नेचुरल फिनोमिना है, एवरीबॉडी वांट्स टू अटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? इसीलिए ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस की ओर चले आते हैं।
क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। किसमें? नहीं, इसमें नहीं करना पड़ रहा, तभी तो नेगेटिव आया। नहीं नहीं, हम वैसे तो नहीं लेते ना। मैंने आपको कई बार बता लिया कि बच्चे वर्क करने वाले वर्क को हम पॉजिटिव मानते हैं, वर्क डन को पॉजिटिव। हम अगर वर्क करें, फिजिक्स कहता है अगर सराउंडिंग वर्क करे तो पॉजिटिव होता है, समझ गए ना? सराउंडिंग से मतलब क्या? इस मैग्नेट के लिए मैं सराउंडिंग हो गया, अगर मैं वर्क करूं तो पॉजिटिव माना जाएगा ना। और ये सिस्टम खुद वर्क कर रहा हो, खुद ब खुद चला रहा हो उसके पीछे, तो फिर वो नहीं वर्क पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब चलो जी, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे हाँ बच्चे, हाँ अभी बता रहे हैं। वेरी गुड। क्या होता है बताओ, चलो बताओ तुम ही। वेरी गुड। टी स्क्वायर इज 8वां फॉर्मूला, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है? तो इसके याद आ गया, 9वां है, ठीक है ना, 9th फॉर्मूला है। तो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। क्लियर? बहुत अच्छे। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट 2 पाई R अपॉन V नॉट। खत्म करो, समझ गए ना? R की वैल्यू R+H रख देना, V नॉट की वैल्यू V नॉट रख देना, V नॉट की वैल्यू ये वाली रख देना, ठीक है ना? ये वाली सॉल्व करना, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। याद रह जाए बहुत अच्छी बात, ठीक है ना? याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहा तो भी आपको ये तो याद रहना चाहिए कम से कम कि टाइम पीरियड बराबर सर्कमफ्रेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फिर सर बस वही याद रखना है जो मैंने आपको बताया था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m VO का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सर वो तो ऑलरेडी हो चुका है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला दोनों को ऐड कर देंगे। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला जो टोटल एनर्जी है उसका नेगेटिव कर देंगे, उसका नेगेटिव, तो क्या हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। सारे फॉर्मूले जितने इस चैप्टर में थे सारे मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समझ में आए होंगे। लेकिन आप अगर क्वेश्चंस को देखकर फिर घबराने लगोगे, फिर भागने लगोगे, फिर से आपको कंपकपी आने लगेगी, तो समझिए कि मज़ा ख़त्म हो गया, फिर मेरी ये एक क्लास एक्स्ट्रा फिर बेकार हो गई। समझिए ना? चलिए क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन मुझे करके बताएगा। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पहला न्यूमेरिकल है, अभी सबको नोट करने की होती है, सब लिखे हुए हैं आपके पास फॉर्मूले, ठीक है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्कल्स अराउंड द अर्थ। An artificial satellite circles around the earth. An artificial satellite circles around the earth at a distance of 3400 kilometer. At a distance of 3400 kilometer. ठीक है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 3400 किलोमीटर, ठीक है? कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। Calculate the period of revolution and orbital velocity of the satellite. देखिए, an artificial satellite circles around, circles का मतलब क्या हुआ? circles around का मतलब क्या हुआ? सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना? circles around the earth at a distance of 3400 kilometer. Calculate the period of revolution and orbital velocity. Calculate the period of revolution and orbital velocity. ठीक, करिए जल्दी, देर मत लगाइए।
देखिए क्या है बताइए। सबसे पहली बात क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, कुछ बताएंगे। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्कल्स अराउंड द अर्थ ऑफ द डिस्टेंस। अच्छा ठीक है, कैपिटल आर बताओ कितना लोगे, 6400 किलोमीटर लेंगे ना, बहुत अच्छे। एच कितना लेंगे, 3400 किलोमीटर लेंगे ना, बहुत अच्छे। दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा, आर प्लस एच 9800 किलोमीटर। बोलो जाएगा नहीं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम। ये था ना शायद, स्मॉल जी था, अरे वही था बच्चे, वही तो है ना, जी एम। ये क्या हो गया, जी एम, या फिर क्या कह दो इसको, 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर। ये था क्या, यही था ना, ठीक है ओके। अब हाँ बच्चे, कौन सी, क्या चीज, कैसे, सुनो ये बच्चे ध्यान लगाओ इधर, इधर ध्यान दो। एक सवाल फिर दिमाग में आया किसी के कि भैया ऐसा तो नहीं बोला गया है कि ये जो हमने 3400 किलोमीटर डिस्टेंस दी है वो सेंटर से दी है या सरफेस से दी है। तुमने कहां से ली, उसको सेंटर से मान ली, 14 से आ गया दिमाग में, पिटा इतनी करूंगा ना। दुनिया में किस लिए भेजा, ये कुछ भेजा देकर भेजा कि नहीं भेजा, नहीं, गधे कहीं क्या है ना, ऊपर वाले ने तुम्हारे दिमाग में भेजा नहीं दिया, ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते। ध्यान लगाओ इधर, सुनो क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि 3400 किलोमीटर अर्थ के अंदर होगा। सेंटर से अगर 3400 अंदर रहोगे तो कहां से सैटेलाइट आ गया, क्या अर्थ के अंदर घुसा दिया सैटेलाइट, हाँ अर्थ के ऊपर ही है। जब ऐसे बोले ना 3400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, जब केवल ऐसे कहे फ्रॉम अर्थ तो सरफेस से ही लेना है, और स्पेशली बोलेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ तब सेंटर से लेना है। क्लियर, बहुत अच्छा ओके। और वैसे भी ऑब्वियस है, ठीक है ना, आप ध्यान लगाओ। चलो अब कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन आर, आर बाहर निकाल लो, अंडर रूट 9800 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर। 9800 किलोमीटर में था, उसको मैंने किस में बदल दिया, मीटर में, मीटर अपॉन में, बोलो जी, जी की वैल्यू कितनी 9.8। ये हो जाएगा सर 2 पाई अपॉन 6.4 इंटू 10 की पावर 6 होगा, इंटू में रूट के अंदर 9800 इंटू 9800 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 9.8। इस 9.8 से इसको घटाओ, बोलो ना बच्चों, जाएगा ना, कहाँ क्यूब है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये तो आर प्लस एच का होल क्यूब है ना भाई। अरे यार ये तो बहुत दिमाग खराब करेगा, हटाओ, इसको लिख लिया हमने कितना 9.8 इंटू 10 की पावर 6 का होल क्यूब अपॉन में कितना 9.8। हाँ ऐसा कर सकते हो। सुनो अब ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 6.4 इंटू 10 की पावर 6, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा एक पावर केवल 9.8 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 9.8। नहीं समझे, पता मैंने क्या किया, इस 3 पावर में से 2 पावर को अलग कर लिया, 1 पावर को अलग कर लिया, और जिन 2 पावर को अलग किया था उसको बाहर निकाल दिया, और जो 1 पावर रह गई थी वो अंदर रह गई। अब इस 9.8 से ये 9.8 कैंसिल, 10 की पावर 6 को भी घटा दिया, कितना आ जाएगा बोलो बच्चों, 2 पाई इंटू, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, 98 इंटू 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 हटा दो, क्या बचेगा 2 पाई अपॉन 64, और ये कितना बचेगा यहाँ 10 की पावर 3, जरा बताओ ये कितना आएगा 2 इंटू 3.14, अच्छा यहाँ 98 भी है ना, ये है ना, ठीक है, इंटू में कितना 98 अपॉन में कितना 64 इंटू 10 की पावर 3, इसको सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा, खत्म बात। नहीं समझे, अभी क्या निकालना होगा,
ऑर्बिटल वेलोसिटी भी निकालनी है। क्या फॉर्मूला लगाओगे? वेरी गुड। अब मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इसी का सहारा लेकर, बच्चे एक बात तो सुनो, आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला है? √gm/r, यही है ना सर? ये वाला फॉर्मूला लगा के अगर काम करूंगा तो नहीं बनेगा बात। कारण क्योंकि हमें मास ऑफ द अर्थ दे नहीं रखा है। वैसे हम चाहें तो लिख सकते हैं, आर दे ही रखा है, हो जाएगा उससे भी, लेकिन हम उससे नहीं करेंगे सर, हम इससे करेंगे। vo इक्वल टू कितना भाई? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2πr। टाइम कितना लगा? जो यहां से आया होगा वो, समझ गए? अपॉन में टाइम, टाइम पीरियड। तो बताओ vo बराबर कितना जाएगा? 2 × 3.14 × r। बताओ बच्चों, r बता दो। हाँ वही वाला r+h होगा। और कितने के इक्वल होगा वो सर? वो होगा 9.8 × 10⁶ अपॉन में टाइम पीरियड यहां से आएगा। किसी का आया क्या? कितना आ रहा है? 9621 सेकेंड आएगा। करके देख लीजिएगा, ये सेकंड में आएगा 9621 सेकंड। आराम से घर पे करते रहिएगा, अब इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना? कर लोगे? ठीक। यहां पर 9621 से क्या कर देंगे? डिवाइड। सर 9621 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया है। जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में आएगा। मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। वो आएगा हमारा कुछ ऐसा vo निकल करके, एक बार चेक कर लेना, 6.4 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। यही आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, सिंपल बात है। इसी को क्या भी कह सकते हैं? 6.4 किलोमीटर पर सेकंड। नहीं समझे? कितना आया यार? दिमाग से पढ़ाई करो, दिमाग से। कितना आया? 6.4 किलोमीटर पर सेकंड। और हमने जो एक फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें आया था 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि ये h है 3400 किलोमीटर और उस h को हम बोल रहे थे 300-400 किलोमीटर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा आंसर 7.92 से कम क्यों आ रहा है? बताइए। हमने जो डेरिवेशन करते समय एक ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी ना, कितनी? 7.92, याद है? किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। ये जो अभी फिलहाल मेरी आई है, ये कितनी आई है? 6.4 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। ये कम क्यों आई? ये और पास कहाँ है? वो हमने कहाँ निकाला था? आप सरफेस छोड़ दो, ये कह लो कि सरफेस के करीब। और ये कहाँ है? अरे यही तो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अरे बताओ ना, इसकी वेलोसिटी उससे कम आनी चाहिए थी या नहीं? यार कैसे बच्चे हैं आप लोग? सर आनी ही चाहिए थी, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? बोलो ना सर, वो तो आएगी ही ना। आपका जवाब मुझे ऐसे होना चाहिए, जैसे मैं, सुनो देखो, कुछ तो ऐसे है जिनको नहीं मतलब कुछ भी भाई कर। ये जो 6.4 आया, मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं। कौन बताएगा यार ऐसे? न्यूमेरिकल करा दे, कोई बहुत बड़ी बात मानो, फिर कोई न्यूमेरिकल करा के बाद में आपको ये भी कह रहा हूं, अरे भाई बच्चे न्यूमेरिकल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो आया उस पर थोड़ा सोचो। अच्छा ये 6.4 क्यों आया? 7.92 से कम क्यों आया? क्योंकि सर इसकी ऑर्बिटल रेडियस बड़ी है, इसकी ऑर्बिट बड़ी है, नहीं समझे? उसकी ऑर्बिट छोटी थी सर। जितनी छोटी ऑर्बिट उतना ही कम टाइम लगेगा, उतनी ही कम स्पीड होगी, सॉरी उतनी ज्यादा स्पीड होगी। जितनी छोटी ऑर्बिट होगी उतनी ज्यादा स्पीड होगी, टाइम कम लगेगा। जितनी बड़ी ऑर्बिट होगी, जितनी बड़ी ऑर्बिट होगी उतनी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसलिए सर ये 3400 किलोमीटर की बात हो रही है, और आपने जो माना था वो लगभग 300-400 किलोमीटर माना था। हालांकि हमने डराइव करते समय तो उतना भी नहीं लिया था, 0 लिया था, लेकिन चलो मान लेते हैं नियर अर्थ ऑर्बिट कितना? 300-400 किलोमीटर। और ये सर 300-400 नहीं, कितना है? 3400 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस से कितना दूर है? 3400 किलोमीटर। 3400 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण इसकी वेलोसिटी। अच्छा अगर मैं अब कहूं आपसे, सुनो, अगर कोई सैटेलाइट 6000 किलोमीटर दूर होता तो
उसकी स्पीड इससे ज्यादा आती है कम आती? सर दूरी जितनी बढ़ती जाएगी ऑर्बिटल स्पीड उतनी कम होती जाएगी। कोई सवाल करे क्यों, कोई सवाल कर ले क्यों, तो बोलो कि सर VO बराबर √GM/R+H। सर ये H जितना बढ़ेगा, ये H जितना बढ़ेगा ये वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। सिंपल, नहीं समझे? हर चीज के बारे में ना कुछ भी कर रहे हो उसको सोचो, ऑब्जर्व करो, माइंड अप्लाई करो उस पर। क्लियर? 100%? बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है इससे अब मेरे पास टाइम बचा नहीं न्यूमेरिकल कराने का और ज़्यादा। हालांकि मेरा मूड था कि इसमें 5, 6, 8, 10 न्यूमेरिकल कराएं, लेकिन अब जितना हो सकता था करा दिया। किससे? हाँ बिल्कुल निकल जाता। हम एक काम कर लेते, पहले क्या कर लो, इसी क्वेश्चन में आप एक काम कर लो, पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल लो, फिर टाइम बराबर 2πr/VO लगा दो। बात भाई बच्चे एक ही फॉर्मूला है ना। क्लियर है? अभी को डाउट है? श्योर? अच्छा सुनो, तुम्हें लग रहा होगा भाई सर नहीं सिर्फ एक न्यूमेरिकल कराया। भाई मैं आपको बता रहा हूं, नहीं एक नहीं कराया। जिसके दिमाग में ये सब बैठ गया ना, एक बात तो बताओ क्या ऐसा मुश्किल है? अब जो मैं आपसे कह रहा हूं उसमें क्या ऐसा बचा? चलो एक क्वेश्चन और ही कर लेते हैं, दिमाग में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था वो, मैं ढूंढ के रखा हुआ था। लिखिए 2 सैटेलाइट्स S1 एंड S2, 2 सैटेलाइट्स S1 एंड S2, 2 सैटेलाइट हैं। लिखें 2 सैटेलाइट्स S1 एंड S2, two satellites S1 and S2 revolve around a planet, revolve around a planet, revolve around a planet in coplanar circular orbit, in coplanar circular orbit, in the same sense, in the same sense। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये एडवांस का क्वेश्चन है तो इसलिए हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। देयर पीरियड्स, मैं सीरियसली कह रहा हूं आपको, अगर आपने इस चैप्टर को जैसे मैंने पढ़ाया है ना वैसे ही पढ़ा हो तो आप कोई भी क्वेश्चन ना, कुछ भी कितना भी टफ से क्वेश्चन आ जाएगा इस चैप्टर में नहीं छूटेगा आपसे, बशर्ते कि आपने उस ढंग से पढ़ा हो जिस ढंग से मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है ना? और अगर नहीं भी पढ़ा इसको रिवाइज करिए दोबारा जाके चैप्टर को। बहुत मजे का चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी भी बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आपके मन में उठेंगे जिनका शायद आपके पास जवाब नहीं होगा, और जब सवाल उठे आपके मन में फिर पूछेगा मुझसे। कोई ये नहीं है कि आज खत्म हो गया तो आज इसका क्वेश्चन खत्म, कल फिर पूछो, परसों फिर पूछो, चलते फिरते पूछो। ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे प्यारो बिल्कुल भी किताब कॉपी नहीं मांगता, कहता कभी भी पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो। ठीक है ना? तो इन द सेम सेंस क्या बोला? देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आर 1 hour and 8 hours। एक का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना है? 1 घंटा है, और एक का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना है? 8 घंटे है। ठीक है ना? यानी 1 घंटा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होना मतलब एक सैटेलाइट ऐसा है जो 1 घंटे में पूरी प्लेनेट का चक्कर लगा देता है। पूरी प्लेनेट का उस ऑर्बिट में चक्कर लगाना मतलब उस ऑर्बिट में रहते हुए पूरी प्लेनेट के चक्कर लगा के आ जाता है। क्लियर? और एक जो कि 8 घंटे में लगा रहा है, और दोनों सेम सेंस में लगा रहे हैं। सेम सेंस का मतलब अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। बस बोलो कौन से वाले की ऑर्बिट बड़ी होगी? जिसका टाइम पीरियड ज्यादा है उसकी ऑर्बिट बड़ी होगी। समझ में आ रही बात ना? पहले से पता होना चाहिए ना? बहुत बढ़िया। चलो जी, तो इन 1 hour and 8 hours द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ S1, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ S1 is, the radius of orbit of S1 is 10 to the power 4 किलोमीटर। अगर S1 की रेडियस 10 to the power 4 किलोमीटर है तो S2 की रेडियस, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, S2 की रेडियस बोलो इससे ज्यादा होगी या कम होगी? समझ रहे हो ना? मान लो कि फॉर एग्जांपल, मान लो सपोज कर लो कि आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया और 2 ऑप्शन इससे कम दे रखे हैं, तो वो 2 को क्या कर दोगे? तुरंत एलिमिनेट कर दोगे, केवल अपने ज्ञान के बेस पर, सॉल्व किए बगैर कि ये 2 तो पक्का नहीं है, ये तो मुझे पता है। समझ गए ना? अब वो जो बाकी के 2 बचे होंगे उनमें अगर तुक्का भी लगाओगे तो चांस बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपका तुक्का सही होने की। समझ में आ रही बात ना?
और अगर तुम सब में अंधी तुक्की लगा रहे हो, कुछ नहीं पता, बस किसी पे भी लगा दिया, तो हो सकता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी या नहीं सही होने की, उसी को आप लगा के आ गए, ठीक है ना। तो इतना माइंड लगाना है हमने, ठीक है ना। ओके, तो उसने क्या बोला, आप सुनिए सुनिए। ओके जी, व्हेन S2 इज क्लोजेस्ट टू S1, है ना, व्हेन S2 इज क्लोजेस्ट टू S1, जब S2 S1 के करीब हो, क्लोजेस्ट हो, एकदम क्लोजेस्ट, तब के बारे में उसने पूछा। द स्पीड ऑफ S2 रिलेटिव टू S1 कितनी होगी, पहले पूरा लिख लो क्वेश्चन। व्हेन S2 इज क्लोजेस्ट टू S1, व्हेन S2 इज क्लोजेस्ट टू S1, हाँ इसी के बाद व्हेन S2 इज क्लोजेस्ट टू S1, ये वो क्वेश्चन है यार जो मजा दे देते हैं, ठीक है ना, क्लोजेस्ट टू S1। अब क्या कहा है, फाइंड फर्स्ट पार्ट में देखिए, द स्पीड ऑफ S2 रिलेटिव टू S1, द स्पीड ऑफ S2 रिलेटिव टू S1, ठीक है, स्पीड ऑफ S2 रिलेटिव टू S1 एंड एंगुलर स्पीड ऑफ S2। चलो पहले इतना ही कर लो, फिर सेकंड पार्ट की बात करेंगे, नहीं तो और लंबा हो जाएगा। चलो पहले आप मुझे बताओ, देखकर क्वेश्चन कुछ कह रहा है क्या आपसे? हाँ सर कह रहा है, क्या कह रहा है? सुनो, जैसे सोलर सिस्टम में सन के लिए प्लेनेट, वैसे ही प्लेनेट के लिए सैटेलाइट। आई बात समझ में? हमने क्या सन के चारों तरफ चक्कर लगाते समय प्लेनेट के बारे में जब बातें कर रहे थे, हम उसमें भी वहां जो भी डेरिवेशन कर रहे थे जनरली उनको क्या मानते हुए कर रहे थे? सर्कुलर ऑर्बिट। एक्चुअल में होती कैसी ऑर्बिट है वैसे? एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्लियर है? तो वो फॉर्मूला यहां भी एप्लीकेबल होगा जो मैंने आपको बताया है। कौन सा वाला? ध्यान से सुनिएगा सर। ये हो जाएगा आपका T1 अपॉन T2, T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। क्लियर है? कैसे भाई? आपको दोनों के टाइम पीरियड दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, R1 दे रखा है, R2 पता करना है। क्यों करना है पता? R2 पता ही क्यों करना है? सर R1 और R2 पता हो पाएंगे तो हम उन्हें सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड पता कर पाएंगे ना। अगर मुझे मान लो एक बार ऑर्बिट की रेडियस मिल जाए, दोनों रेडियस, टाइम पीरियड मेरे पास है ही है, तो सीधे फॉर्मूला लगा दूंगा क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या निकल आएगी? ऑर्बिटल स्पीड। समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया। तो मेरा मुद्दा मेन क्या ही है? दोनों सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड पता करना। क्यों भाई? क्योंकि उसने पूछा हमसे एक दूसरे की रिलेटिव स्पीड बताओ, तो पहले दोनों की अलग अलग तो पता चले तब तो रिलेटिव पता करेंगे। हाँ, क्लोजेस्ट पे क्यों पूछ रहा है? हे बच्चे इधर ध्यान लगाओ, इधर ध्यान लगाओ। क्लोजेस्ट का मतलब यह है कि जब सबसे करीबी होगा, है ना, तब उनकी स्पीड में, उनकी स्पीड का रेशियो रिलेशन क्या होगा? ठीक है? क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पर ये पता लगा 8 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है और वो 1 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है। जितनी देर में एक चक्कर कंप्लीट करता है उतनी देर में वो 8 चक्कर लगा लेता है। क्लियर है? तो क्लोजेस्ट में उसी टाइम पीरियड में, ये बच्चे ध्यान लगाओ, उसी टाइम पीरियड में ये दोनों क्या होंगे? अच्छा, पहली बात तो कब ये दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे? हाँ, अगर दोनों को एक जगह से छोड़ा जाता एक साथ, ठीक है ना, मान लो एक बार दोनों सैटेलाइट को मैंने 2 अलग अलग ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया, ठीक है, एक की ऑर्बिट का टाइम पीरियड है 8 घंटे, एक की ऑर्बिट का टाइम पीरियड है 1 घंटा, तो ये एक बार तो मैंने जहां से छोड़ा वहां पहली बार मीट कर ही रहे थे, अब ये दोबारा कब मीट करेंगे? 8 बजे। पहले वाला जो 1 घंटे वाला है जब वो अपना 8वां चक्कर कंप्लीट कर रहा होगा, तो उसी 8 घंटे पे उसका भी एक चक्कर कंप्लीट हो रहा होगा और इसका 8वां चक्कर कंप्लीट हो रहा होगा, फिर से वहीं मिलेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? एलसीएम में होता अक्सर ऐसे, समझ में वाली बात है। जब हमसे ऐसे कहता ना कोई बंदा कि 3 अलग अलग ट्रैक पे 3 लोग दौड़ रहे हो, तीनों का अलग अलग टाइम पीरियड हो, दोनों का सबका क्या ले लो? HCF या एलसीएम? बोलो, HCF लेना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं, ऐसे लोग एलसीएम लोग है, एलसीएम। हाँ हाँ, नहीं अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है ना। पहले एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना।
सुनो, अभी आप मुझे पहले T1 T2 निकाल के बताओ यहाँ से तेजी के साथ, सॉरी R2 निकाल के बताओ, R2 सही आ रहा है, वेरी गुड। T1 कितना हो गया 1 का स्क्वायर, T2 कितना हो गया 8 का स्क्वायर, इक्वल टू R1 कितना हो गया बच्चों 10 की पावर 7 कर लो इसको, 10 की पावर 7 का होल क्यूब। क्यों भाई, ये किलोमीटर में है, मर्जी है वैसे आपकी, लेकिन चलो फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पर R2 का क्यूब, R2 का क्यूब। बोलो कितना आ गया बच्चों, हम बोलेंगे सर R2 का क्यूब बराबर 8 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर कितना 21। क्लियर है? तो बताओ R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट सॉरी क्यूब रूट ऑफ 8 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 21। नहीं समझे? 10 की पावर 21 का क्यूब रूट तो सबको पता होना चाहिए 10 की पावर 7 होता है नहीं पता? हाँ पता करो, ठीक है ना। यही तो दिक्कत है आज, मुझे लग रहा है सब गड़बड़ करवा दोगे तुम लोग, दूसरी क्लास ही नहीं करवाना दोगे। 10 की पावर 21 जिस दिन में न्यूमेरिकल क्लास होती है ना, हालत आप लोग की खराब हो जाती है, जबकि होना ही चाहिए कि न्यूमेरिकल क्लास वाले दिन और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा प्रोडक्टिव होनी चाहिए क्लास की। लेकिन चूंकि जाहिर है कि आप पढ़ते नहीं हो थ्योरेटिकल टाइम पर, इसलिए न्यूमेरिकल करते समय हवा गुल, हालत खराब, ठीक है ना। छोड़ो इसको ऐसे लिख दो 10 की पावर 7 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहां बताओ क्यूब रूट ऑफ 8 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 7 का होल क्यूब। अब बताओ क्यूब रूट और क्यूब कट जाएंगे तो 10 की पावर 7 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा क्या 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 64 का क्यूब रूट 4 होता है सर, तो यह जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, या कह लो 4 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर। बोलो कोई डाउट हो तो? समझ गए? क्या गलत? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये भी बिना बात किया, मैंने उसको भी बिना बात चेंज किया, नहीं समझे? क्या जरूरत पड़ी? ये भी रेशियो है वो भी रेशियो है, क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं समझे? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्योंकि जब आपने इसको आवर्स में लिया, इसको भी आवर्स में लिया, तो आवर का स्क्वायर कैंसिल, उधर भी किलोमीटर का स्क्वायर कैंसिल, सॉरी किलोमीटर का क्यूब अपॉन किलोमीटर का क्यूब कैंसिल। समझ गए? इसलिए अभी कोई चिंता की बात नहीं थी, ठीक है ना। तुम उसको सेकंड में बदल के करते तब भी यही आंसर आता, ठीक है। ओके जी, अब बताओ क्या करना है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ V1। तो V1 का जवाब कैसे दोगे, 2 पाई R1 अपॉन T1, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, अगर आपने R1 को लिया किलोमीटर में और टाइम को लिया आवर में, तो आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में। और आपने अगर R को लिया रेडियस को मीटर में और टाइम को लिया सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में। क्लियर है ना? बेहतर होगा कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में निकाल दो, क्योंकि काहे बिना चक्कर में पड़ना। ओके, तो बताओ V1 कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू R1 बताओ कितना है बच्चों, 10 की पावर 4, T1 कितना है सर 1, तो V1 कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अभी को डाउट है? नहीं जी। अब हमने कहा सर V2 बताओ, तो V2 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 पाई R2 अपॉन T2, ये हो जाएगा 2 पाई। R2 की वैल्यू बताओ, 4 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में T2 की वैल्यू 8, इससे इसको कटा दो 2, कुल मिला जुला कर कितना जाएगा पाई इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आवर। बोलो कौन ज्यादा है, V1 ज्यादा है V2 ज्यादा है? सर V1 ज़्यादा है। जिसका टाइम पीरियड कम होता है उसकी रेडियस, उसकी ऑर्बिट छोटी होती है, जिसकी ऑर्बिट छोटी होती है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। समझ में आ रही बात ना? अभी कोई डाउट तो नहीं? हाँ बच्चे बोलो। क्या चीज़? सुनो सुनो, ये 8 बार मिलेंगे, नहीं समझे? मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सुनो, अगर एक सैटेलाइट 8 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करता है और एक घंटे में चक्कर कंप्लीट कर लेता है, तो आपको वो उस 8 घंटे के अंदर अंदर पहला वाला जो है वो अपने 8 चक्कर कंप्लीट कर लेगा। इसलिए हर घंटे मीट करेंगे। इसीलिए मैंने बोला था अभी, मैं उसी में मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, इसलिए एचसीएफ निकालेंगे। नहीं समझे? 1 और 8 का एचसीएफ क्या होता है 1 और 8 का एचसीएफ 1, नहीं समझे? और एलसीएम 8,
अगर एलसीएम निकालना होता तो हम कहते हैं 8 घंटे में मिलेंगे, 8 घंटे में नहीं मिलेंगे भाई, नहीं समझे? अरे नहीं समझ रहे हो? देखो एक ऑर्बिट तो ये है, एक ऑर्बिट ये है, ठीक है? दोनों प्लेनेट यहां से चले, S1 भी, सॉरी दोनों सैटेलाइट यहां से चले, S1 और S2 अभी अगल बगल से चले हैं। ये 1 घंटे में सर यहां आ गया और ये 1 घंटे में केवल सर यहां जा पाया, नहीं समझे? ये 1 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करेगा, उसी 1 घंटे में ये कुछ आगे निकल गया होगा, हालांकि ये 1 घंटे बाद नहीं मिलेगा फिर। हाँ भाई, क्योंकि सुनो ना बच्चे, ये ध्यान लगाओ, ये जब तक एक चक्कर कंप्लीट करके यहाँ आएगा तब तक ये यहाँ जाएगा, और फिर जब ये इसके बाद यहाँ आगे जाएगा, मतलब अभी इसका ये 1 घंटे बाद यहाँ हुआ, लेकिन ये 1 घंटे बाद फिर से एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है? क्या चीज? कौन सा? हाँ, जहां से चले थे वहीं पे अगर दोबारा मीट कराना है तो 8 घंटे बाद मीट करेगा, क्योंकि ये 8 घंटे में यहाँ 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 ऐसे करते करते यहाँ आएगा, और ये 8 घंटे में 8वां चक्कर कंप्लीट करके यहाँ जाएगा। समझ ना? तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो क्लोजेस्ट पॉइंट की? कुछ नहीं है, बाद में अभी बात करेंगे उसके बारे में। देखो पहले ये देखो, V1 V2 निकाल लिया हमने ना। अरे V1 V2 तो क्या है, इधर सुनो, V1 की वैल्यू कांस्टेंट आई कि नहीं आई? कांस्टेंट है ना। V2 की वैल्यू कांस्टेंट है ना, मतलब दोनों अपनी अपनी ऑर्बिट में एक फिक्स्ड स्पीड के साथ ऑर्बिटिंग कर रहे होंगे, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? वेरी गुड। क्या होगा फॉर्मूला? रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होता तो किसी एक की वेलोसिटी को माइनस करके दूसरे को दे देते हैं। उसने हमसे किसकी पूछी है? उसने हमसे पूछी है रिलेटिव स्पीड ऑफ S2, नहीं, द स्पीड ऑफ S2 रिलेटिव टू S1। हाँ, S1 के रेस्पेक्ट में, तो S1 की वेलोसिटी को माइनस करके किसको दे देंगे? S2 को दे देंगे। तो S2 को दे दीजिए S1 की वैल्यू को, वेलोसिटी को माइनस करके। नहीं समझे? अभी बता रहा हूं, मिटा दो इसको। ये हो गया, इतना समझ में आया? इतना तक हो गया ना? ठीक। देखो अभी मैंने आपसे कहा हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है किसकी? V21। सुनो सुनो, V12 को हम लोग कैसे लिखते थे? V12 बराबर होता है V2 माइनस, हाँ, V12 बराबर होता है V1 माइनस V2, ऐसे समझो। यानी समझो V2 की, यानी V12 का मतलब 1 की वेलोसिटी 2 के रेस्पेक्ट में, और V21 का मतलब सेकंड की वेलोसिटी फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा आंसर? V2 माइनस V1। V2 कितना है? पाई इंटू 10 की पावर 4 माइनस 2 पाई। इस पे अगली क्लास में चर्चा कर लूंगा भाई, ठीक है ना, कि ये क्लोजेस्ट का क्या मतलब था, उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको पूरा कर लो। पाई में 2 पाई गया, माइनस पाई इंटू 10 की पावर -4 किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि सर दूसरा वाला सैटेलाइट पहले सैटेलाइट से इतना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पीछे जा रहा होगा। नहीं समझे? क्योंकि पहला वाला आगे रहेगा उससे। ये पहला वाला जो है ना, पता लगा 1 घंटे में यहां पहुंच गया, और ये 1 घंटे में यहां गया, यहां आया केवल। ठीक है, अब ये बात समझ में आ रही है? अब ये क्लोजेस्ट का मतलब क्यों कह रहा था, अब समझ में आएगा आपको। ये क्लोजेस्ट वर्ड क्यों यूज किया गया? क्लोजेस्ट पता कब होगा? S1 S2 के क्लोजेस्ट कब होगा? जब हमें उसकी रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी, तो क्लोजेस्ट कब होगा? सर इसका 7वां चक्कर कंप्लीट होके 8वां चक्कर चल रहा होगा। ये इसका जो ये आखिरी का 1 घंटा बचेगा ना, आखिरी का 1 घंटा बचेगा, तो जिसमें ये यहां पहुंचने वाला होगा उस समय ये इसके पीछे कहीं होगा, तो वहां से अप्रोच निकालनी पड़ेगी। नहीं समझे? नहीं, बल्कि ये उस समय तक ये यहां हो चुका होगा। अरे नहीं समझे? अभी देखो, यहां से ये सैटेलाइट यहां पे है, अभी फिलहाल यहां पे है। 1 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद क्या होगा? ये सैटेलाइट अपना चक्कर लगा के यहां चुका होगा और ये यहां जाएगा। नहीं समझे? अब ये क्लोजेस्ट नहीं है। क्लियर है? या तो आप एक काम कर लो, इसका क्लोजेस्ट यहीं मान लो। क्लियर है?
क्लोजेस्ट का मतलब नहीं समझे? क्लोज भाई एक बात तो बताओ, जैसे जैसे इसके चक्कर बढ़ते जाएंगे अपने इनिशियल पॉइंट से ये वाली इसकी दूरी बढ़ती जाएगी और ये बार बार एक चक्कर कंप्लीट करके यहां मिलता रहेगा, तो इसकी ये जो दूरी है वो लगातार क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो अब लेकिन इसकी दूरी इधर से तो बढ़ रही है पर इसके हिसाब से क्या हो रही है? घट रही है। क्यों घट रही है? इसमें इस सैटेलाइट में बैठे हुए व्यक्ति को क्या लगेगा कि ये सैटेलाइट पीछे जा रहा है। क्यों लगेगा ऐसा? क्योंकि ये 1 घंटे में ना, ये 1 घंटे में यहां पहुंच चुका होगा और ये अभी तक बेचारे यहीं पड़े होंगे पीछे। नहीं समझे? तो कितनी स्पीड से पीछे जा रहा है, अगर उसको ये पता करना है तो ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि S1 में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट को S2 में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट की स्पीड लगेगी क्या? कि वो पीछे जा रहा है उससे। क्लियर है? अभी क्लोजेस्ट के बारे में फिर देख लेंगे और, है ना, बाद देख लेंगे, टाइम हो गया।